नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम मैं भी कलमकार। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी कलमकार हैं जिनके बारे में जानना, जिनसे बात करना जीवन की एक उपलब्धि के समान है और इसको मैं बहुत दिल से कह रही हूँ। हालाँकि आज 26 सितंबर है और सितंबर के चौथे रविवार को बेटी दिवस मनाया जाता है, जो कि आज है। और आज पूरा सोशल मीडिया, फ़ेसबुक का पूरा मैं सुबह से देख रही हूँ, रंगारंग हो चुका है बेटियों के फ़ोटो से और उनकी ही बातों से। लेकिन जैसा कि मेरा मानना है, मैं हमेशा इस बात को बहुत ही दृढ़ता से रखती हूँ कि कुछ दिवस ऐसे होते हैं जो शुभकामनाओं से ज़्यादा विचार करने योग्य होते हैं। तो आज भी ऐसा ही एक दिन है जिसमें हम विचारशील बनें और सोचें कि इसकी आवश्यकता है क्या? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मन में रहती हैं, लेकिन आज बातों ही नहीं, कार्यक्षेत्र की इतने विस्तृत जानकारियों के साथ में, जिनका कार्यक्षेत्र भी विस्तृत है, जिनकी बातें भी विस्तृत हैं और बहुआयामी व्यक्तित्व से आज हम मिलने जा रहे हैं। और उनसे मिलने के पहले मैं चाहूँगी कि एक छोटा-सा क्लिपिंग है, उसे भी आप लोग देखिए। जी, फिर हम उनसे बात करेंगे। तो ये एक छोटा-सा परिचय। बहुत-बहुत स्वागत है अलका मैम आपका। सादर प्रणाम। और मैं अपने मित्रों से, अपने दर्शकों से आपके बारे में छोटा-सा एक जानकारी रखना चाह रही थी, लेकिन अब हम बहुत सारी-सी बातें करेंगे आपके विषय में, आपके कार्यक्षेत्र के विषय में। और दर्शकों से बस एक ही बात कहूँगी कि आप लाइक, कमेंट के साथ में इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर भी करिए। तो मैम, सबसे पहले इससे पहले कि आप सवाल शुरू करें स्मिता, मैं आपके इस चैनल को, जो आप ये कोशिश कर रही हैं, जो आपका ये इतना मन से जुड़कर आप प्रयास कर रही हैं, मैं आपको बहुत स्नेह देती हूँ, अपनी शुभकामना देती हूँ। इतना सुंदर वीडियो आपने लगाया। मेरा परिचय मुझे खुद ही अपनी एक यात्रा जैसे देखने को मिली, बहुत छोटे से समय में, लेकिन अपनी बहुत सारी चीजें जैसे स्मृतियों में कौंध गई। तो इस खूबसूरत याद को दोहराने के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देखने बहुत-बहुत वालों को भी धन्यवाद। मैं नमस्कार करती हूँ, सबका अभिवादन करती हूँ। जी। आप शुरू करें। और बस आज बातों का सिलसिला हम आपके उस समय से शुरू करना चाहते हैं, जहाँ पे आज एक लंबा अंतराल हो चुका है। इतने प्रतिष्ठित होने के बाद में, इतना कार्यक्षेत्र, इतने सारे अ, बातों के बाद में, विस्तृत जानकारियों के बाद में, उस अल्हड़ सी अलका को, जो एक स्वच्छंद, वो जो छोटी-सी अलका, मैं उनको तलाश कर रही हूँ। तो आपके बचपन से ही शुरू करते हैं कि बचपन में अलका कैसी थी? शिक्षा-दीक्षा कैसी रही? बचपन में अगर आप उस अल्हड़ता की बात करें तो मैं सोचती हूँ मुझ में आज भी कोई अंतर नहीं आया। जैसे मैं मैं बहुत बेबाक हुआ करती थी। मुझे ये छूट मिली मेरे घर में। हम लोग 4 बहनें और 1 भाई हैं परिवार में। भाई सबसे छोटा है और हम बहनों का परिवार, बिहार से मैं हूँ। हालाँकि हम सब दिल्ली में रहे और पढ़ाई-लिखाई मेरी दिल्ली में हुई। लेकिन हमारे पापा ने हमें कभी भी बेटी की तरह नहीं, आज बेटी का दिवस भी है, जी, आपने अपने शुरुआत में भी ये बात कही। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें बेटी को बेटी की तरह से मानते हुए कहीं कम नहीं माना और हर तरह से जो हम चाहते थे वो करने की छूट हमें दी गई। तो जब मैं ख़ास करके, क्योंकि मेरे अंदर बड़े सवाल उठते थे, तो कोई भी बात होती थी तो मैं हर समय ये पूछती थी, मैं क्यों नहीं?
मेरे साथ क्यों नहीं? मतलब अगर कुछ बात रोक दी जाए ना कि अब रात हो गई, तुम नहीं जाओगी, तो मैं कहती थी मैं क्यों नहीं जाऊंगी, वो क्यों जा सकता है, मैं क्यों नहीं जा सकती? तो ऐसे सवाल पूछने की छूट मुझे मेरे पिताजी ने दी। मम्मी को कई बार ये लगता था कि बेटियां हैं, इतना बहस करना या बात करना, सवाल करना उनके हित में अच्छा नहीं होगा। मगर मेरे पापा ने ये नहीं, कभी हमें सोचने नहीं दिया इस बात को। उन्होंने हमेशा ये कहा कि तुम अपनी बात रखो शालीनता के साथ, मगर अपनी बात रखो। और अगर कहीं तुम्हें लगता है कि ये बात जो जो दूसरा कह रहा है वो तुम्हें नहीं समझ में आती, तो वो मादा रखो कि तुम उसकी बात को विनम्रता के साथ कैसे छोड़ते हुए अपनी बात को आगे रख सकते हो, अपने तर्क रखो। तो उन्होंने ये हमें हमेशा मतलब एक तरीके से बचपन में ये दिया था, ये शिक्षा दी थी, जिसने मुझे आज तक भी कहीं जो है ना जिसका मुझे फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। नुकसान ज्यादा हुआ मानती हूँ मैं, मगर कोई बात नहीं, ये मैं ऐसे ही गढ़ी गई थी। तो मैं उस अल्हड़पना कहिए या अव्यवहारिक होना कहिए या सादगी कहिए या ईमानदारी कहिए, मगर वो जो भी कुछ है उन सब का मिश्रण मेरे अंदर था और आज भी है। मुझे जब कोई चीज नहीं समझ में आती है तो मैं उसको नहीं स्वीकार कर सकती, वो मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ आज भी। और अल्हड़ होकर के जीना तो शायद हमारे देश में लड़कियों के नसीब में है नहीं। उनको इतना चौकस होकर रहना पड़ता है, इतना चौकस होकर के जीना पड़ता है कि वो अल्हड़ता तो शायद समाज ने छीन ली है। मैं और किसी को नहीं कहती, लेकिन हमारा जो समाज है वो जीने नहीं देता उस तरह से। जो बात आप पूछ रही हैं, मतलब आपका इरादा और तरफ था, मैं और तरफ चली गई क्योंकि ये दुखती रग है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। और इरादा चाहे जो भी हो, बात यही है कि आपके विचारों को जानना, आपके मन में क्या चल रहा था, आपने जीवन को कैसे देखा है। आज इन्हीं सारी बातों पे हमारी बातचीत रहेगी। लेकिन ये ठीक है कि मेरा मतलब था कि आपके बचपन की शिक्षा दीक्षा, आप जब स्कूल जाती थी तो उस समय की सोच कैसी थी और कब से कलम उठाया। लेकिन आपने जो बात कही है काफी हद तक सही है, जो कि आज बेटी दिवस है और आज सुबह से आपने भी देखा होगा कि फेसबुक पे या अन्य किसी सोशल मीडिया पे इसका बड़ा धूम चल रहा है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं, जो कि मेरे मन में भी प्रश्न खड़ा करता है कि शुभकामनाएं तो फिर बेटा दिवस ही मना लो, क्यों बेटी दिवस की आवश्यकता पड़ी। तो ये मुझे बहुत खुशी नहीं होती है इन दिवस से, इस दिवस से थोड़ा सा मतलब तकलीफ होता है ये। आपकी बात से ना मुझे याद आया, जैसे हम बैठे थे तो मैंने बिटिया को फोन किया। मेरी एक बेटी की शादी हो गई है और एक बेटी मेरे साथ है, हमारी दो बेटियां हैं। तो बड़ी वाली बेटी जो है उसको मैंने फोन किया और मतलब मुझे भी इसका एहसास नहीं था इनफैक्ट, और ऐसा किसी एक दिन से महदूद करके मैं रखना भी नहीं चाहती हूँ उस ख्याल हाँ, को। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, लेकिन जो भी है, मतलब जब मैंने देखा तो हमने अचानक ही पाया, वो फेसबुक खोला तो पता लगा कि आज बिटिया दिवस है। तो हाँ, हमने बोला कि आज तेरा बेटी का दिवस है, तो तेरे को हैप्पी डॉटर्स डे, और बता क्या भेजें हम। और फिर बात बात में मैंने कहा हम तो बेटी बेटा नहीं मानते, इसलिए हम तो बेटे को भी उनको भी बधाई देंगे। कहाँ है हमारे दामाद, कहाँ है? तो इसने उनके हाथ में दे दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि माँ आज तो डॉटर्स डे है और संडे तो होता ही नहीं है। तो मैंने कहा संडे तो हर सप्ताह आता है, आज भी संडे ही तो है। तो मैंने वो SUNDAY जो हमारा संडे है आज का रविवार, उससे मैं उस तरफ मोड़ दिया। मैंने कहा संडे तो हमारे यहाँ हर सप्ताह आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप आज मैं भी देखिए ऐसा ही कुछ सोच रही थी, हाँ, कि संडे तो हम लोग हर हफ्ते मनाते हैं और डॉटर्स डे ऐसे मनाते हैं। खैर, तो आज तो आपने वो भी विश किया। मैंने भी चलिए। विश किया उस तरह से। तो खैर वो सब बातें, मतलब एक मधुरता बनी रहे उसके लिए अगर दिन भी बने, तो मैं कोई रिजिड भी नहीं हूँ कि ऐसा हाँ, करने से हम कहीं कम होते हैं, ऐसा भी नहीं है। चलो इस बहाने अब शायद मैं उसे आज हो सकता है उस वक्त फोन ना करती, किसी और वक्त करती या ना भी करती, लेकिन जब ये ध्यान आया कि अच्छा आज डॉटर्स डे है तो कर दिया, उसी वक्त कर दिया। तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, इसी बहाने नहीं, नहीं, संवाद हो गया। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन विचारशील होना, मैं लोगों के लिए कहती हूँ कि बस खाली खुशियाँ मनाना ही इन दिवस का कोई मतलब नहीं होता है। इसको जिस विचार के साथ गठित किया गया था ना, वो कहीं खो ना जाए उल्लास में। तो बिल्कुल। ये एक विचार है मन में जो मैंने शुरुआत में रखा। तो मैम आज आपके साथ मैंने आपके विषय में जब पढ़ा और जाना तो मैंने देखा कि इतना विस्तृत कार्य क्षेत्र, कि आप अलग-अलग समय पे अलग-अलग आप कामों में लगी रहीं, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन कार्य क्षेत्रों में आपका अनुभव रहा अभी तक? देखिए स्मिता, आपने जहां से बात शुरू की थी ना, बाद में मुझे लगा कि मैं थोड़ा पोइटिक होके अलग लाइन में चली गई, लेकिन
आपका सवाल मैं निकलने नहीं दूंगी, मैं वहीं से चलती हूँ, शुरू करती हूँ बचपन से। तो जैसा मैंने बताया, मेरे अंदर अगर मैं आज के शब्दों में बात करूं, तो मतलब आज नहीं, हमारे जमाने के समय की बात करूं, तो मैं लड़कियों की तरह मुझे सीमित होकर रहना कभी भी नहीं भाया। मुझे जिनको लड़के कहते हैं, मतलब उस तरीके से थोड़ा सा बोल्ड होना, लड़ जाना, भिड़ जाना, और गलत के खिलाफ नेतागिरी करने लग जाना, ये सब बातें मेरे अंदर थी शुरू से ही। और मैंने एनसीसी भी ज्वाइन किया हुआ था। गर्ल गाइड में भी मैंने मुझे बेस्ट कैडेट माना गया था, चुनी गई थी मैं दिल्ली गर्ल्स बटालियन से। तो इस तरह की कई चीजें थी जो कि मेरा व्यक्तित्व भीतर कहीं अपनी तरह से तराश रही थी, अनजाने में। ऐसा सोच के नहीं था, लेकिन हाँ, ऐसा हो रहा था। और मैंने ये महसूस किया था कि बिल्कुल जैसे लड़कियां होती हैं, बड़ी अदब से स्कूल गई, आई, होमवर्क किया, फिर कल स्कूल चली गई, फिर होमवर्क किया, ऐसी मेरी जिंदगी नहीं। मेरा जो था वो बिल्कुल ही, मतलब किताब से टिक कर बैठना, पढ़ना, लिखना, ये तो मुझे भाता नहीं था, सच्ची बात कहूँ तो। हालांकि ये बात दूसरी है कि मुझे नंबर ठीक आ जाते थे, नंबर कम नहीं आते थे, मेरे नंबर ठीक आते थे, पढ़ने लिखने में ठीक थी मैं, और बेअदब कभी नहीं। इसका ये बिल्कुल, इसीलिए जब मुझे कभी आज के समय में बात उठती है ना, हम जब स्त्री विमर्श की बात करते हैं, तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का जो फर्क है, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। क्योंकि मैंने बचपन में भी, चाहे मैंने जो भी किया, लेकिन बेअदब नहीं हुई, या जिसको कहते हैं उच्छृंखल नहीं हुई। तो स्वतंत्र होने का ये मतलब नहीं था कि मैं कुछ भी कर जाऊं, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए था। तो वो अनुशासन, वो लॉजिक, वो मर्यादा, वो हमेशा हमने रखी अपने, हम सभी बहनों भाइयों ने, हम सभी ने रखी। हमारे भीतर उसी तरह से संस्कार था। तो जो आप बात कर रही हैं ना, जिस की शुरुआत की बात आप कर रही हैं, तो स्कूल में भी मुझे मतलब मैं स्टेज पर बोलना, या मैं स्कूल की हेड गर्ल चुनी गई थी, स्कूल कैप्टन चुनी गई थी, तो उसमें भी मतलब सबको एक तरीके से अपने साथ हैंडल करना, सबको असेंबली में जाना है, कहीं कोई छुप के तो नहीं बैठा, या किसी ने अगर ठीक से ड्रेसअप नहीं हुआ है तो वो उसके खिलाफ बात करना। तो वो बोल्डनेस थी मुझे, मैं डरती नहीं थी कि भाई कोई मुझे मना कर देगा या कुछ कह देगा। तो ये एक चीज स्कूल के समय से ही थी। पर मजे की बात ये थी कि थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन नहीं। क्या पता हाँ। मेरे प्रिंसिपल इसे देख रहे हो। तो हमारे प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर गंगल, जगदीश प्रसाद गंगल जी। और वो बहुत बढ़िया प्रिंसिपल थे, मतलब उस जमाने में बड़े मॉडर्न प्रिंसिपल होते थे। यूं मैं आपको कहूँ कि अगर आपने वो फिल्म देखी हो, जागृति फिल्म, उन दिनों हमने देखी थी, टीवी पर आई थी, हॉल में जाने का तो रिवाज था नहीं बहुत। तो संडे को फिल्म आया करती थी दूरदर्शन पर, और वो हमने देखा था। तो उसमें जो अभी भट्टाचार्य का रोल था, हमारे वो प्रिंसिपल बिल्कुल वैसे ही थे। नए तरीके से सोचना, बच्चों को आजादी भी देना, आगे बढ़ने के लिए रास्ते भी निकालना, और फिर भी बच्चे उन्हें परेशान करते थे। तो वो मेरे लिए मेरे मन में उस अबोध अलका जिसकी बात आप करते हैं, अल्हड़ अलका, अबोध अलका, उनके मन में, उस मन में उनकी एक बड़ी अच्छी और बड़ी जबरदस्त छवि थी। उसके बाद हम कॉलेज में चले गए, नौकरी हो गई, शादी हो गए, बच्चे हो गए, और वो मतलब सिलसिला टूट गया। लेकिन वो नहीं जानते होंगे कि मेरे अंदर उनका होना आज भी बिल्कुल वैसे ही था। ये जब फेसबुक का जरिया खुला और वो अचानक एक दिन फेसबुक पर मुझे दिखाई दिए, और बड़ा अच्छा लगा कि वो है, तो हम हमारा संपर्क फिर से बना। और फिर मैंने उनसे उनको याद दिलाया कि सर, मैं ऐसे ऐसे स्कूल की कैप्टन होती थी, बेस्ट गर्ल चुनी गई थी, आपने मतलब हमें बहुत कुछ सिखाया था। तो अब हम ना सब बाद में बन गए। और मुझे उनका इतना आशीर्वाद मिलता है, जब भी मेरा कोई पोस्ट जाता है या कुछ होता है, तो वो इतना, मतलब मुझे लगता है कि वो मुझे ना बड़ा बना देते हैं। उनका जो मुझ पर फक्र करना है कि ये मेरी स्टूडेंट थी, वो मुझे इतना बड़ा बना देता है, मुझे इतना संतुष्ट करता है अंदर से। क्योंकि हम अगर बात करते हैं ना कि आज बेटी का दिवस है, हम बेटी को बधाई दे रहे हैं, सिर्फ बधाई देने से काम नहीं चलेगा, हमें उसको उसकी जमीन और उसका आकाश देना पड़ेगा। तो ये कुछ शख्सियत, जैसे मेरे पापा, उन्होंने मुझे वो जमीन दी, मुझे उड़ने के लिए पंख दिया, आसमान भी दिया। तो मैं उसको मैं, वो उन्होंने कभी मुझे हैप्पी डॉटर्स डे नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो जगह दी मुझे और जो छूट दी मुझे, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। और इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज बड़ी थी, और धीरे धीरे करके मेरा रास्ता बन रहा था, जिसको मैंने कॉलेज के जमाने में थोड़ा और सफाई से समझा। और जब मैं लिखने लगी बराबर, कभी प्रतियोगिताओं वगैरह के लिए हम जाते थे, तो एक मौका होता था, चलो जी लिख लो, क्योंकि वहां स्वरचित कविता पढ़ी जाएगी। तो वो कहीं था। तो उसके बाद भी, वो सिलसिला खत्म होने के बाद भी लिखने का सिलसिला बना रहा। और वो सवाल जो मेरे अंदर उठते थे, और वही मैंने बताया ना, अदब की बात होती है तो हर एक से आप बिल्कुल सामने पूछ नहीं सकते, तो कविता आपको सहारा दे देती थी।
आप एक बहाने से एक ओट लेकर के अपना सवाल पूछ सकते थे। तो मैंने बहुत से सवाल पूछे एकलव्य को संबोधित करते हुए, उसकी ओट लेकर के कि क्या है आज के गुरु क्या कर रहे हैं। आज भी तो गुरु वही कर रहे हैं कि आपसे आपका अंगूठा ही मांग लेते हैं। अगर उन्होंने अपने किसी कैंडिडेट को आगे बढ़ाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कहेंगे आप अंगूठा काट करके दे दो। तो ये तो आज की प्रथा नहीं है ना, ये तो बहुत पुरानी प्रथा है। तो मैं मतलब वो चीजें जो सवाल जो मुझे बींधते थे वो मैंने कविता के माध्यम से रख दी, चाहे डायरेक्ट उनको नहीं रखे, लेकिन वो जो मेरे अंदर की कुलबुलाहट थी वो थोड़ी शांत हुई क्योंकि कविता ने उस बात को कह दिया। तो इस तरह से वो धीरे धीरे बात शुरू हुई थी। और लिखने का जो क्रम अगर आप पूछ रही हैं तो मैं कहूंगी कि हम रहते तो दिल्ली में थे, मैं 1 ही साल की थी तो दिल्ली आ गए थे, लेकिन हर गर्मी की छुट्टियों में हम गाँव जाया करते थे। तो मेरे बाबा मामा मेरे दादी दादी जो थे उनका पूरा गांव था, देहात जिसको पक्का कहते हैं ना, मिट्टी का घर, खेत खलिहान, गन्ने के खेत। तो वो चीजें मैंने देखी और उन्होंने उन चीजों ने मेरे भीतर इतना कुछ भरा कि मैं कभी डायरी में कभी चिट्ठी में उनको लिखा करती थी। तो वो चिट्ठियों से ना एक सिलसिला बनता चला गया और मुझे लिखने के प्रति जो आकर्षण था वो धीरे धीरे करके डेवलप होने लगा। तो इस तरह से मतलब इस यात्रा की शुरुआत हुई और मेरा कलम के साथ एक संवाद बनना शुरू हुआ। बिल्कुल। और सबसे पहले जहाँ तक मुझे अंदाजा है आपने कविताओं से शुरुआत किया, हालांकि अभी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे आपकी कलम ना चल रही हो, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन क्या मैं सही हूँ कि आपने कविताओं से ही शुरू किया, उसके बाद आप कहानियों पे पहुंचे? अगर आप प्रकाशित सामग्री की बात करें या एक बारगी मुझे कहना है तो मैं कहूँ कि हाँ आप ठीक कह रही हैं कि मैंने कविताओं से शुरुआत की, लेकिन कविताओं से भी पहले जो मेरे अबोध मन में था, मुझे पता भी नहीं था, वो थी चिट्ठियां। और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं चिट्ठियों पर एक किताब निकालूं, क्योंकि जब मैंने बताया ना आपको कि मैं गांव से घर आती थी, तो वो मेरा और मेरे चाचा, मेरे जो छोटे मतलब मेरे पापा 3 भाई हैं, तो जो मेरे पापा सबसे बड़े हैं और जो दूसरे नंबर पर चाचा हैं वो भी बड़े पोएटिक नेचर के रहे, अब तो वो है नहीं, मैं उनकी स्मृति को नमन करती हूँ। लेकिन जो मेरे छोटे पापा हैं, चाचा जी मेरे, उनके अंदर एक ये था, लिखने पढ़ने का भी था, बहुत ही मेधावी थे और बड़ी मेहनत करते थे। तो उनके साथ ना एक मेरा संवाद बनता था। तो जब मैं लौट कर आती थी तो यहाँ आने के बाद मैं चिट्ठियां लिखती थी और मैं कहती थी मुझे गाँव के खेत बड़े याद आते हैं, मुझे वो बात याद। तो उसमें जो कई चीजें ऐसी सहेजी हुई हैं कि जो मुझे लगता है वो कविताओं से भी सुंदर है, क्योंकि उस वक्त मुझे ये भी पता ही नहीं था कि मैं कुछ गढ़ रही हूँ। बिल्कुल अनजाने में, जैसे कहते हैं ना हम पेंसिल की नोक बनाते हैं थोड़ा घिसते हैं उसे, तो वो जो घिसना है वो चाहे कुछ भी ना बता रहा हो, मैसेज ना दे रहा हो, लेकिन आपकी नोक को शार्प करता है। तो शायद वो जो लिखने के प्रति जो शार्पनेस चाहिए थी उसकी शुरुआत उन चिट्ठियों से। जी हाँ, वो कहीं दर्ज नहीं हुई, लेकिन चिट्ठियां मेरी बड़ी करीबी हैं और उन पर मैं जरूर कभी काम करूंगी ठीक से। अरे वाह! चिट्ठियाँ वाक़ई बहुत ही खूबसूरत से दौर को याद दिलाती हैं कि जब वो चिट्ठियों का ताना-बाना, मिलना-बिछड़ना, उसके बाद से जो क्रम चलता था ना, आपने भी मुझे कहीं न कहीं पहुँचा दिया उन चिट्ठियों के ज़माने में, आपकी चिट्ठियों को सुन कर के। और बहुत ही खूबसूरत सा समय था जो आज कहीं मिस करते हैं। ये जो आजकल इतना इंस्टेंट ज़माना आ गया है कि यूँ सवाल पूछा और यूँ जवाब आ गया। पहले इंतज़ार होता था हफ़्ते, 10 दिन, 15 दिन, तब जवाब आता था। और जो पढ़ने का जो आज भी कुछ चिट्ठियाँ घर में रखी हैं, उसको पढ़ के जो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, वो सभी लोग याद कर रहे होंगे। अब बहुत सारे दर्शक मैम हमसे जुड़े हुए हैं, अलका जी यहाँ पे, और उनमें से हैं अश्मित बिन्नी जी, सृजन गोरखपुरी जी, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, और साथ में हैं यहाँ पे धराधाम से जुड़े हुए पूरा एक संस्था है जो धरती माता के लिए कार्य करते हैं ये लोग। प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, एकता उपाध्याय जी हैं, वीरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं और एकता उपाध्याय जी। शुभ संध्या वंदन, स्वागत कह रही हैं आपको। सौरभ पांडे जी जुड़े हुए हैं, धराधाम के संस्थापक हैं वो, और सामाजिक सौहार्द में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आदरणीय स्मिता जी, आप महान विभूतियों को अपने पटल पर लाकर बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं, आपको धन्यवाद। ऐसा मृत्युंजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। तो लोग आपको सुन रहे हैं, आपको आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, ये भी बात है। और आपने चिट्ठियों का जिक्र किया और उसके बाद आपने कविताओं के बारे में बताया, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा आपके लेखन क्षेत्र से हटा करके आपके उन कार्य क्षेत्र से जोड़ना चाहूंगी और उन वहाँ की यादें लोगों तक भी पहुंचाना चाहूंगी मैं आपके माध्यम से। जो आपके अनुभव के क्षेत्र बने, यानी कि जो आपके कार्य क्षेत्र था, तो सबसे पहले आपकी नौकरी, जिसको जिसको कहते हैं अपना काम, तो घर से निकल करके बाहर जाना,
एक स्त्री का, और उसके बाद जो आपका कार्य क्षेत्र है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा स्मिता जी, अक्सर ये सवाल नहीं पूछा जाता, तो लेखन ये जो से ही जुड़े हुए सवाल बहुआयामी नहीं जाते हैं। व्यक्तित्व है, ये मुझे मालूम है कि ये जितने भी कार्य क्षेत्र होंगे, जितना विस्तृत होगा ना, वो अंदर आपके इस तरह से समाहित है कि अगर आपकी जितनी चीजों को, जितनी कहानियों को, जितनी कविताओं को अगर किसी ने पढ़ा होगा, तो सब में उसको कुछ ना कुछ अलग मटेरियल मिलेगा। आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे तो लोगों तक ये बात पहुंच पाएगी, लेकिन शायद अनुभव है वहां का, तो मैं उससे भी जोड़ना चाहूंगी जी। तो स्मिता जी, ऐसा रहा कि मेरे अंदर ना हमेशा से था कि मैं कुछ करूं, कुछ अलग करूं, कुछ सार्थक करूं, कुछ सॉलिड करूं। और आप जानती हैं कि हमारे देश में एक वैकेंसी के अगेंस्ट में लाखों लोग अप्लाई कर देते हैं, तो पता नहीं कहाँ कैसे क्या मिलेगा, मालूम नहीं। तो बात उस समय की है जब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी। उसके बाद एकदम से 1 साल के अंदर ही मेरी शादी हो गई, और ऐसा हुआ कि शादी के बाद नई चीज थी, मतलब नया घर गृहस्थी और वो सब जिम्मेदारियां जो आई, तो मुझे वो भी अच्छी लगी, और मैंने मतलब उस प्राइवेट नौकरी को छोड़ ही दिया कि नहीं करना, मजा नहीं आ रहा है, घर में रमना है, मुझे घर में रम गई। तो उसी वक्त की बात है कि मेरे हस्बैंड दूध लाने के लिए गए हुए थे, और वहां दूध लाते हुए वो रेडियो चल रहा था। हाँ, तो उन्होंने जब लिया तो उस रेडियो में ये बताया जा रहा था कि अनाउंसर के लिए, उद्घोषक के लिए पोस्ट निकली हुई है, और जो इसमें अप्लाई करना चाहे वो इस पर, हमारे इस चैनल पर, ये पता है, ऑल इंडिया रेडियो का, बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ, ये 80s की बात होगी, अच्छा। 1980 की बात होगी। तो इन्होंने ना एकदम से वो जो इनके हाथ में लिफाफा था, उस लिफाफे पर वो पता लिख लिया। इन्हें पता था कि मुझे बोलना पसंद है, और कविताएं वगैरह में तो करती थी तब भी। तो मैं जब जब ये घर आए तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि देखो अलका, ऐसे ऐसे निकला हुआ है, क्या तुम अप्लाई करना चाहोगी? तो मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत पसंद की चीज है ये तो मेरी। तो वो उस पर मैंने अप्लाई किया और मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। तो मैं ऑल इंडिया रेडियो में कैजुअल अनाउंसर बन गई। और देखिए, बड़ी मुश्किल का समय था वो, क्योंकि 1 साल बाद ही मेरी बिटिया भी हो गई, बड़ी वाली बिटिया हो गई प्राची। और मैं अनाउंसर तो हो गई थी, लेकिन अनाउंसर के लिए आपको साल, मतलब 1 महीने में कम से कम 6 बुकिंग जरूरी थी, क्योंकि मैं पैनल पर थी। अगर पैनल पर बने रहना है तो 6 बुकिंग्स कम से कम आपकी महीने में होनी चाहिए। नहीं तो फिर वो क्या करेंगे कि आपको ये मान लिया जाएगा कि आपको बहुत बुकिंग्स नहीं मिलती, शायद आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होगी, आप उसमें नहीं आ रही शुरू के उसमें। तो ये मेरे लिए जरूरी था कि मैं उसको बना के रखूं। तो क्या होता था कि जब मैं अनाउंसमेंट के लिए जाती थी, तो अक्सर, पहले तो शुरू में मैंने, उस वक्त ये, तब मेरी बेटी हुई भी नहीं थी जिस समय मेरा सिलेक्शन हुआ था ना। तो मुझे अभी भी याद है, चांदनी चड्ढा जी के साथ मेरी ड्यूटी लगी थी, रात की ड्यूटी थी। और मैं बिल्कुल पूरे समय में थी अपने। तो पूरी रात हमने इकट्ठे बिताई, क्योंकि रात की ड्यूटी थी। तो जब हम कर रहे थे अनाउंसमेंट, तो वो मुझे बताने लगी कि तुम अपना ऐसे ध्यान रखो, ये करो वो करो। और वो बड़ा अच्छा एक ना, और वो वक्त ऐसा होता है, उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करता, रात में एक स्टूडियो में बस मैं और वो बैठे हुए हैं, तो हमारी बहुत अच्छी अच्छी बातचीत थी, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। और बाद में जब मुझे ये काम बड़ा अच्छा लगा, मुझे रात भर जगना अच्छा, होता क्या था कि रात भर अगर आप जग के एक ड्यूटी करते हैं तो वो डबल हो जाती थी, क्योंकि हुँ, रात के 8 से सुबह के 8 में डबल ड्यूटी हो जाती थी। तो जी। मेरा एक ये फायदा हो जाता था, एक रात जगने से मुझे 2 ड्यूटीज पूरी हो जाती थी। तो वो मैंने किया। और जब बाद में बिटिया हो गई मेरी, तो मेरे हस्बैंड ये करते थे कि रात की ड्यूटी में तो मैं चली जाती थी करने के लिए, और दिन की ड्यूटी में मेरे हस्बैंड उसको, बेटी को लेकर के बाहर, आरबीआई जहाँ बना हुआ है उसकी मूर्तियां दिखाते रहते थे छोटे से बच्चे को, चिड़िया तोता घुमाते रहते थे। और मैं अपनी एक शिफ्ट पूरी करके वापस आती थी। तो इस तरह से हमने ना 6 दिन की जो ड्यूटी, 6 शिफ्ट जो मुझे करनी होती थी, वो हम हुँ, पूरा करते थे। मतलब मैं हम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत साथ दिया, नहीं तो शायद नहीं कर पाते। तो वो एक एक तरह का संघर्ष भी था, मेरा पसंद का भी काम था, मेरा पैशन भी था, और वो बचा रहा। मगर इसी दौरान क्या हुआ कि एयर इंडिया में सिक्योरिटी के लिए एक पोस्ट निकली। ऐसा नहीं था कि मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी था या मेरा कोई एम्बिशन था, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन वो हुँ, निकली और मैं कुछ करना चाहती थी, मैं एलिजिबल थी, तो मैंने भर दिया। जब भर दिया तो मेरी उसमें नौकरी हो गई। अब नौकरी हो गई तो छोटे बच्चे को छोड़ करके, अब उसमें काम बड़ा अलग था, मैं आपको बताऊं।
और ये काम अब तक भी किसी और जगह पे नहीं किया गया। आपने एक फोटो मेरी लगाई जिसमें मैंने वो खाकी वर्दी पहनी हुई है, जी, टोपी जी, जी, पहनी वो हुई अचानक से फ़ोटो मुझे मिल गई थी, मैंने कहा इस फ़ोटो को तो है। लोगों तक भी पहुँचना चाहिए। तो वो जी। मेरी जो देखा जाए एक परमानेंट नौकरी की वो शुरुआत थी। मैंने वहाँ से इंडियन एयरलाइंस तब कहलाता था ये, उसमें मैंने जॉइन किया था और हमारा काम था कि एंटी सैबोटेज चेक, यानी विस्फोट नहीं हो, किसी तरह की टूट-फूट को रोकने के लिए इंडियन एयरलाइंस ने कुछ लोगों को भर्ती किया था और जिसमें मुझे एनसीसी के कारण, क्योंकि मैं एनसीसी में सी सर्टिफिकेट होल्डर थी, उन्होंने इसलिए करके मुझे भी वहाँ पर मतलब एग्ज़ाम हुआ, रिटन हुआ, इंटरव्यू हुआ, वो सब कुछ करके मैं भी उसमें पास होकर के आई थी और हम लोग एक तरह से शुरुआती बैच की लड़कियाँ थीं, तो लड़कियाँ नहीं रखी जाती। उस वक़्त एक तरह से हम लोग शुरुआती दौर की थी जिनमें कहा गया कि लड़कियों को भी रखा जाए। इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर बाद में कुछ कहानियाँ लिखी जिसमें इस बात का ज़िक्र भी किया कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक व्हीलचेयर पैसेंजर आई और उसको चेक करना था क्योंकि उसके कुछ हाव-भाव डाउटफुल थे और ये कहा गया कि अ, उसकी जाँच करनी है। अब उसकी जाँच तो कोई लेडी ही करेगी ना, हम हाँ, हाँ। पुलिस को नहीं दे सकते थे, पुलिस को नहीं दे सकते थे, विमान हमारा था, तो हमारे लोगों से, हमारे सिक्योरिटी वालों से ही उसकी जाँच करवाई जानी थी। तो मेरी ड्यूटी कहीं और थी लेकिन मुझे वहाँ से उठा कर के और ले जाया गया और फिर मैंने उस लेडी की फ्रिस्किंग की जिसको लेकर के मैंने अपनी आगे कहानी को आगे बढ़ाया। उस कहानी का मैं मतलब एक अलग तरीके की ज़मीन थी, एक अलग तरह की घटना थी जिसको मैंने उसमें लिखा। तो वो जो था ना उसमें क्या होता था कि हमें मतलब किस तरह से बॉम्ब विस्फोट होते हैं, किस तरीके से बॉम्ब प्लांट किए जा सकते हैं, किस तरह की कॉल आएगी कि बहुत होता था जिस समय मैंने जॉइन किया था, ये 91 की बात है, 91 हाँ, 92 हाँ, की उस बात है। समय तो चरम पे ही था। बिल्कुल, हर बिल्कुल। समय मतलब इन्होंने हथियार बनाया हुआ था। हथियार बनाया हुआ था कि हम कल उस पे देख रहे थे नेटवर्क उस पे इंटरनेट पे एक फ़िल्म देख रहे थे जिसमें कि वो था कि किस तरीके से हाईजैक करके और वो लोग अपनी बात मनवाते हैं, तो ये बिल्कुल वही दौर था। आए दिन हाईजैक होते थे, आए दिन बम विस्फोट हुआ करते थे। तो उस दौर में ना आपके लिए वो बड़ी सेंसिटिव नौकरी थी। तो हम हर समय जो है ना एक परीक्षा के उस पर खड़े रहते थे, कसौटी पर। और लड़कियां काबिल हैं कि नहीं है ये हमें प्रूव करना था, नहीं तो आगे पीछे सारी तादाद जो लड़कियों की आने वाली थी ना वो बंद हुँ, हो जाती। तो वो जो एक चीज थी ना कि मैंने कभी इसमें समझौता, एक तो वैसे भी मेरे अपने सिद्धांत थे, समझौता मैं कर ही नहीं सकती थी और दूसरा कि मेरी जरा सी गलती से आने वाली लड़कियों का भविष्य रुक जाता बिल्कुल, तो ये मेरे बिल्कुल। ऊपर दोहरी जिम्मेदारी थी। तो इस लिहाज से ये एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जिसमें मैंने 7 साल तक नौकरी की और बार-बार लड़ाई की मैंने। अपने हमारे जो चीफ साहब होते थे वो कहते थे, मतलब वो ना हम नए थे तो हमारे लिए उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था कि भी ठीक है सरकार ने कहा है तो लड़कियां रख ली हैं, पर हमें सॉफ्ट ड्यूटीज दी जाएं, हमें एक्सरे मशीन पे बिठा दिया जाए या हमें कोई कागज की, मुझे ऑफिस में रखा बहुत टाइम। तो मैंने कहा सर मुझे फील्ड में काम करना है, तो कमांडोज ट्रेनिंग के लिए भेज रहे थे तो मुझे अभी भी याद है। तो मैंने कहा कि सर आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिखा, मैं मुझे भी जाना है कमांडो ट्रेनिंग के लिए। तो उन्होंने बोला इसमें तो लड़के जाते हैं। मैंने कहा सर लड़के लड़की होते हैं तो फिर आपने इसमें भर्ती क्यों किया, तो मुझे तो जाना है। मतलब ये जो हमारी बहस हुआ करती थी उनके साथ, इन चीजों ने ना मुझे एक अलग तरीके से और बड़े अधिकार भाव से, मतलब कभी ऐसा नहीं था। और जब उन्होंने मुझे समझा तो फिर उन्होंने मुझे कहा भाई ये नहीं मानेगी, इसको भी लेके चलो। एक बार हमें कोई बॉम्ब थ्रेट आया, वो भी एक कहानी मैंने लिखी है। तो हम खाना खा रहे थे और एकदम से कॉल आई। मैंने कॉल बाय चांस मैंने उठाया, मेरी सीट पे कॉल फोन था। मैंने उठाया तो उसने बोला कि आईसी फलाना फलाना में बॉम्ब थ्रेट है। अब हमने ये चीज ना ट्रेनिंग में हमने सीखी, कोई कॉल आती है तो आपको उसको थोड़ा होल्ड करना है, थोड़ा लंबा रखना है और हम इस बीच में ना उसको ट्रेस करेंगे कॉल कहाँ से आ रही है। तो मैं खाना खा रही थी, एकदम से मैंने छोड़ा उसको, जैसे उसने बोला कि आपके मुंबई की फ्लाइट में बॉम्ब है, तो मैंने पूछा कौन सी फ्लाइट में है, कहाँ से बोल रहे हैं आप, जान मतलब मैं एकदम से अंदर से तो थरथरा गई थी क्योंकि मेरे लिए भी वो पहला अनुभव था। लेकिन मुझे याद आ गया कि हमारी ट्रेनिंग में हमें ये सिखाया गया था कि आप उसको थोड़ा लंबा खींचे और तुरंत इशारा, और मैंने जो हमारे साथ और लोग बैठे थे मैंने उनको हाथ से इशारा किया कि इंपॉर्टेंट है नोट करो, और फोन का इशारा दिया कि आप फोन करें, दूसरे को फोन करें, और मैं जब तक उसको उलझा के रखा। और फिर उसके बाद एकदम से हुआ कि हम उसमें चलेंगे जहां पर ये बॉम्ब थ्रेट बताया उन्होंने, उसमें हम जांच करने चलेंगे। तो जब हम उस पे जांच करने गए तो मतलब सभी लोग जाने लगे, जीप में बैठ रहे थे, मैंने भी अपना टिफिन बंद किया, झट से मैं भी खड़ी हो गई। तो अभी भी मैं याद करती हूँ तो हंसी आती है। तो हमारे चीफ साहब थे हरियाणा के, उन्होंने मुझे पूछा क्या है भाई, वो कहाँ चले। मैंने कहा जहाँ साहब चले।
तू क्या करेगी? मैंने कहा जो सब करेंगे। तो उन्होंने फिर ना उन्होंने कहा ले चल भाई इसको भी ले चल, ये नहीं मानेगी। तो मुझे भी बिठा लिया। तो मतलब फिर इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और इन चीजों से मुझे भी शामिल होने दिया। कभी कोई डेड बॉडी जा रही है, अब विमान में सुरक्षा करनी होती थी, ऐसा कई बार होता था। मतलब ये तो इतनी लंबी बात हो सकती है ना, मैं क्या बताऊं। और बिल्कुल, जिंदगी बिल्कुल जुड़ी रही काफ़ी है, लेकिन और इतने ये सब चीज़ें जो हैं, जो कि आम तौर पे हम पुरुष वर्ग से ही सुनते चले आ रहे हैं, आपके मुँह से सुनना और बहुत रोचक भी है और लोगों के लिए बहुत प्रेरणाप्रद भी है कि क्षेत्र कोई भी हो, हम अपने आप को साबित करके दिखा सकते हैं। तो ये विचार आपके माध्यम से लोगों तक पहुँच रहा है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इसको पूरा कीजिए क्योंकि हाँ नहीं, पर मैं इसको छोटा करती हूँ क्योंकि मैं बह जाती हूँ। मैं ना ये इसके साथ इमोशनली जुड़ी हुई नहीं, हूँ। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, आप बताइए और जी। तो मुझे ऐसा लगा चलो उसमें चले गए। फिर जैसे कोई और बात उठी तो मुझे मैं कार्गो में हर एक को नहीं भेजा जाता था। तो अब हुँ, मैंने कहा कि लड़कियां नहीं जाएंगी कार्गो में। भाई क्यों नहीं जाएंगी? वहां स्टार्ड जाते हैं। स्टार्ड क्या होता है? मुझे स्टार क्यों नहीं मिलेगा? मैं क्यों नहीं जाऊंगी? मुझे बताओ मेरे में क्या कमी है? तो मैं तो बिल्कुल लड़ जाती थी। तो मुझे बताओ मेरे को क्यों नहीं जाने दोगे? तो फिर मुझे भी लगाया गया कि चलिए ठीक है, आपको भी हम कार्गो की ड्यूटी में लगाएंगे। अब कार्गो की ड्यूटी में मैं कर रही थी और वहां एक डेड बॉडी आई जो हुँ, कार्गो से यहाँ कहीं जाती। अब वो जो सारी ड्रिल थी जो एक डेड बॉडी के साथ की जाती है, एयरलाइंस जिस तरह से उनको रखती है, लेती है, भेजती है, वो सारी चीजें मेरे लिए बड़ी नई थी, अनूठी थी और जरूरी थी। तो मुझे मतलब मेरे दिमाग में कहीं रजिस्टर होगी। उसके बाद मैंने पाया कि मतलब जब कुछ समय बाद फिर बच्चे बड़े हो रहे थे और धीरे धीरे एक टाइम के बाद आपको महसूस होता है ना कि लड़कियों के लिए मुश्किल नौकरी, ऐसी नौकरी खास करके, और बच्चे को भी संभालना। मेरे भीतर एक माँ भी थी जो बार बार मुझसे ना मतलब एक टकराहट होती थी। तो फाइनली मुझे सोचना पड़ा कि मुझे मैं या तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी या मैं कहीं और किसी और जगह पर वो करूँ। तो मैंने बाद में जब राजभाषा में, फिर हिंदी भी मेरा अपना सब्जेक्ट था, तो मैंने इसमें लिया और दोबारा एग्जाम दिया, दोबारा पास किया, दोबारा प्रोबेशन, स्क्रैच से दोबारा शुरू किया। उसका नुकसान मुझे हुआ लेकिन नौकरी बच गई। तो मैं नौकरी पे आई और ये सब घटनाएं जो थी, जैसे मैंने बताया कि उस व्हील चेयर यात्री के साथ जो मेरे जो बना मेरा, जिसको मैंने जांच की थी, बड़ा अलग अनूठा अनुभव था। या जो डेड बॉडी मेरे सामने से गुजरी और मुझे वो हैंडल करना था। एक लड़कियां वैसे भी मानी जाती है ना, इमोशनली थोड़ा सा वीक हो जाती हैं। जी, तो मुझे बिल्कुल। वो बड़ा स्ट्रेंथ शो करना था। अब अगर आप स्ट्रांग होते हैं तो आपको अदरवाइज ले लेते हैं लोग कि भाई ये तो बड़ी निर्मम है। तो वो सारी चीजें आप दुनिया समाज को भी फेस करते हैं, आप उस सिक्योरिटी दायित्व को भी फेस करते हैं जो आपके कंधे पर है। तो वो सारी चीजें, और आपके भीतर एक कवि भी बैठा है जो अपनी तरह से चीजों को देख रहा है। तो वो उन सब चीजों को जोड़ करने मैंने फिर एक कहानियों की किताब मेरी रही, सुरक्षित पंखों की उड़ान। तो जी, वो जी। मैंने वो लिखी और उसमें मैंने ये सभी कहानियां जो थी सुरक्षा चेक पॉइंट्स को लेकर के, जो काफी पसंद की गई, किताब करने से छापा है और बहुत पसंद किया गया। अपनी तरह से बिल्कुल अलग विषय था, अलग चीजें थी, अलग दृश्य थे। और हंस में इसकी कहानी छपी, जबकि हंस बड़ी सिर्फ सेलेक्टिव लोगों को छापा करता था। हुँ, हुँ, राजेंद्र हुँ। यादव जी ने कहा कि मैं बिल्कुल अलग कहानी है, मैं अभी तुरंत इसी अंक में छाप रहा हूँ। ऐसा ही हुआ। वागर वागर इतनी साहित्यिक पत्रिका थी, प्रभाकर श्रोत्री जी इसके संपादक थे। उन्होंने मुझे एकदम से पोस्ट कार्ड भेजा कि हम इसको अभी तुरंत छाप रहे हैं और पिछले ही अंक में हमने आपकी कविताएं छापी हैं, लेकिन ये इतनी अलग है कि हम इसे छापेंगे, जबकि हम ऐसा करते नहीं है। तो उन्होंने अगले ही अंक में इसको छापा। दैनिक भास्कर में, जागरण में, जहां जहां मतलब मैंने भेजा, ये अलग विषय था तो एकदम से इसको रिसीव किया और हर जगह छपी। तो जो वो घटनाएं थी ना, मुझे लगा कि लोगों को जागरूक करना भी बहुत बहुत जरूरी है। लोग ये नहीं समझते कि सिक्योरिटी कितना रिस्पॉन्सिबल दायित्व है। तो उनको कॉपरेट करना चाहिए, सहयोग करने के बदले वो छूट चाहते हैं। ये छूट वैसी छूट नहीं है कि मैंने आपको दो पैसे बचा दिए, वो ज्यादा आसान है। दो पैसे बिल्कुल। बचाना आसान है, लेकिन मैं सुरक्षा के साथ कुछ नहीं बचा सकती। वो चीज थी। तो सुरक्षित पंखों की उड़ान के नाम से मैंने ये किताब निकाली और जी हाँ, मुझे और लगता है कि लोग इससे कनेक्ट भी हो पा रहे हैं। रंजना वर्मा जी कह रही हैं कि सुरक्षित पंखों की उड़ान, वाह! बहुत सुंदर शीर्षक है और जितने भी सभी लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। श्याम मोहन जी हैं, शिखा कुमारी जी हैं, नमस्ते, दोनों मैम को बोल रही हैं। साथ में हैं मृत्युंजय श्रीवास्तव जी बने हुए हैं हमारे साथ में, प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं और भी बहुत सारे नए नाम थे। मैं सभी का नाम, अजीत कुमार श्रीवास्तव जी हैं, धराधाम से जुड़े हुए हैं लोग और भी बहुत सारे नाम हैं। मैं सबका नाम लेना चाहती हूँ लेकिन मेरी
मेरी इच्छा है कि पहले मैं आपसे बात कर लूं, फिर मैं सबसे बात करूँ। आप लोग अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न तो आप भी रखिए जी। मैं यही कहती कि बीच बीच में जरूर नाम लीजिएगा, क्योंकि मैं इनमें से मतलब मुझे नहीं लगता मैं किसी को भी पहचान पा रही हूँ, तो मैं लेकिन मुझे आज अच्छा आप लग यहाँ रहा है से कि बहुत मैं। ही फैन कमा के जाएंगी, ये मेरा आपको वादा है, क्योंकि सभी इतने जो दर्शक के रूप में भी है ना, सब या तो कलाकार हैं या कलमकार हैं या किसी न किसी क्षेत्र से ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका साथ और जिनका सानिध्य हमें इस तरह से प्राप्त होता है जैसे किसी से भी मिलना नहीं हुआ, लेकिन एक परिवार जैसा महसूस होता है। और यही बिल्कुल इस बिल्कुल। क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। बल्कि बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए भी और सभी के लिए जो जिनके भी हाथ में कलम है। तो मैम, चूंकि आपने अभी कवि का जिक्र किया कि अंदर की कवियत्री को भी फुलफिल करना था, और कहानी की आपने सुरक्षित पंखों की उड़ान की बात बताई जो आपकी पुस्तक आई बाद में, तो इसके पहले जो कवियत्री की बात है, तो कोई रचना अगर आप सुना सकें हमारे दर्शकों को, कुछ याद आ रही कोई कविता, तो उसके आगे फिर हम लोग बात करते हैं। किताब निकाल सकेंगे? हाँ, निकलवाइए और तब तक मैं कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ लेती हाँ, हूँ। रंजना यस शर्मा जी कहती हैं कि आपसे जुड़ना सुखद अनुभूति देगा। निश्चित रूप से रंजना जी, आप मैम को सुनिए, अलका जी को, और मैंने जितने उनके बारे में जाना है, जितना भी मुझे पता चला है, मुझे ऐसे व्यक्तित्व से बात करना मेरे जीवन की उपलब्धियों में से एक महसूस हो रहा है। और वो कहती हैं कि स्मिता दी, आपका शुक्रिया, पुस्तक पढ़ने की अभिलाषा है, कैसे मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, अभी हम इस पे भी बात करेंगे। और अलका सिन्हा जी की 7 किताबें हैं, 7 पुस्तकें हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ इनकी एक कहानी है मिनी, जो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जाती है। कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे पीएचडी में शोध हो रहा है, तो उस पे भी हमको बात करना है। और मुझे ये घड़ी पे भी जब नजर जाती है तो लगता है यार, बातें तो मेरे पास इतनी सारी हैं, इतना सारा मुझे जानना है, और समय क्यों चला जा रहा है ऐसे धीरे जल्दी जल्दी। तो लेकिन मेरी मेरी इच्छा है कि हम लोग बातें करें और ये सारी बातें समझ में हम लोगों तक भी पहुंचे। तो मैम, एक कविता हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्षेत्र में। मैं एक कविता आपको सुनाती हूँ, मेरी शुरुआती, क्योंकि आपने भी चाहा शुरुआत से चलूं, तो मैं शुरुआत से ही चलती हूँ। जी जी तो जी। एक कविता, जो मैंने आपसे कहा ना, बहुत सवाल मेरे अंदर आते थे, तो उन सवालों को लेकर के मैंने एक कविता लिखी थी। और उसमें नहीं, ये वाली, अच्छा अच्छा, उसको मैं बाद में लेती हूँ। हाँ, 2 कविताएं मैंने अपने रखी हैं। आपको मतलब मैं, मेरा मूड कैसा होता है वो आपको थोड़ा पता लगे इसके लिए। हाँ तो जो मैंने बिल्कुल। आपने सवाल ही ऐसा किया, पहला ही सवाल, कि अभी तक वो दिमाग में मेरे गूंज रहा है। हाँ देखिए, आपका बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ में ना इतना लंबा कार्यकाल रहा है कि अगर कोई भी कोशिश करे कि 1 घंटे में हम उसको पूरा का पूरा समझ सकें या लोगों तक पहुंचा सकें, तो मुश्किल कार्य तो ये है, क्योंकि इतना विस्तृत हो। लेकिन मेरी कोशिश है कि लोग वहां तक पहुंच सकें कि जहाँ पे वो ढूंढ करके आपको और भी अंदर तक समझ सकें, बस। जी। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है जब हम संवाद करते हैं। और जो मैंने आपसे बात कही ना, कि मेरे अंदर सवाल बहुत उठते थे। और अभी जो मेरा अगला संग्रह आएगा, कविता के 3 संग्रह आए हैं, ये चौथा संग्रह जो तैयार है, उसकी हम्म। भूमिका में मैंने कहीं लिखा था कि मुझे फक्र है कि मेरे हाथ में कलम। और उसको मैंने यूं लिखा, बात की थी कि अगर मेरे हाथ में कलम नहीं होती तो क्या होता। मैं अपने सवालों के पत्थर कहाँ उछाल, पता नहीं, मैं अपना सर फोड़ लेती या किसका फोड़ती, तो उन पत्थरों पर भी बात करूंगी। तो मैं पहले एक सवाल जो मेरे मन में, मतलब जो बिल्कुल कॉलेज के जमाने में जो सवाल उठते थे, उन सवालों को लेकर के जो मैं अपनी बात करती थी, वो मैं आपके बीच में रखती हूँ। और आप लोग शुरुआती शेयर कविता है। कर दीजिए फटाफट से। जी। तो ये है कि अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की घोषणा तुमने की थी, और एकलव्य का अंगूठा आज तक प्रमाण है तुम्हारी जीत का। अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की घोषणा तुमने की थी, और एकलव्य का अंगूठा आज तक प्रमाण है तुम्हारी जीत का। उस जीत का जिसके लिए स्वीकार ली थी तुमने एक निश्चित हार, जिसे चाहते तो अस्वीकार भी कर सकते थे। फिर गुरुकुल की लघु वाटिका और आज के गांधीवादी समाज में भिन्नता भी क्या है? द्रोण की भांति आज भी तुम्हारी ही जीत निश्चित है, क्योंकि कलयुग की धरती पर सतयुगिया घोषणा करते हुए
तुम चिंगाड़ और चीत्कार कुछ नहीं सुनते, बस यह समझा देते हो कि अश्वत्थामा मारा गया। और एक बार फिर सत्यमेव जयते का नारा तुम्हारी जीत का प्रमाण बन जाता है, उस जीत का जिसके लिए स्वीकार ली थी तुमने एक निश्चित हार, जिसे चाहते तो अस्वीकार भी कर सकते थे। आज हमारा क्या है ना, हम हमेशा जीतना चाहते हैं, आज हार कोई चाहता ही नहीं है। मतलब ये हालत हो गई है कि आप अगर रिजल्ट चाहते हैं ना 10th का 12th का, तो सबके सब 99% होल्डर है। क्यों? क्योंकि आप फेल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। ये एग्जाम आपने पास करा दिया, पर जिंदगी का इम्तिहान कौन पास कराएगा? तो इसका अंतिम जो पैरा है वो मैं आपके बीच में रखती हूँ कि क्योंकि जीतना ही तुम्हारी नियति बन चुकी, क्योंकि जीतना ही तुम्हारी नीति बन चुकी है, इसलिए कल भी जीवन के इस कुरुक्षेत्र में किसी कर्ण का रक्षा कवच तुम्हारी जीत का प्रमाण बनेगा। किसी कर्ण का रक्षा कवच तुम्हारी जीत का प्रमाण बनेगा। जन्मदात्री का ऋणी तो पुत्र प्राचीन काल से ही रहा है, इसीलिए तुम्हारी भी जीत निश्चित है। वैसी ही जीत जिसके लिए स्वीकार लोगे तुम एक निश्चित हार, जिसे चाह कर भी अस्वीकार नहीं कर सकोगे। तो ये जो हमारे भीतर एक वो बन जाता है ना कि हर बार हमें जीतना ही है, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई नहीं है कि जो पहले हारता है तभी जीतता है। शुरुआत से ही जीतने का क्रम जो हमने बना लिया है वो हमें मतलब दरअसल हरा रहा है। अगर हम हार को फेस करने की ताकत नहीं रखते तो जीत हमारे सर पे चढ़ के बोलने लगेगी, हम अहंकार में पड़ जाएंगे। इसलिए हार का मुंह देखना भी बहुत जरूरी है। आप अगर जीत के लिए विजेता बनना चाहते हो तो पहले पराजित होना पड़ेगा, उसके बिना जीत नहीं पा सकते। तो वो एक बात थी। और मैं एक अपने और बहुत संवेदनशील बात आपने कही है, ऐसा रंजना वर्मा जी भी कह रही हैं। और वाकई मतलब कहीं ठहराव के साथ, इस बात के साथ, इस कविता के बाद सब कुछ जैसे ठहर जाएगा। इंसान स्वयं से सवाल जब तक नहीं करेगा ना, तब तक उसका दूसरों से करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। पहले स्वयं से पूछो कि आप किस रास्ते को चुन रहे हो। ये प्रेरणा देती हुई आपकी ये कविता अमेजिंग, मुझे बहुत लगता है कि हमारे जो माता पिता भी है ना, मतलब अब तो हम माता पिता की भूमिका में हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मतलब तुम हर चीज में जीतो, हार का मुंह नहीं देखोगे तो जीत कैसे जानोगे, दोनों का स्वाद कैसे? मतलब रात के बिना दिन हो सकता है क्या? जितना जरूरी सुबह का आना है उतनी ही जरूरी रात भी तो है। हम रात को इग्नोर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम सफेद चाहते हैं तो काले को छोड़ सकते हैं क्या? नहीं। जब तक नहीं। काला नहीं होगा हम सफेद कैसे जानेंगे? तो इसलिए वो जरूरी है। और बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात एक, है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक छोटी सी कविता मैं और पढ़ना चाहती जी, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल स्वागत है मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपके, आपकी कविताओं को सुन रहे हैं। और लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं। राजेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं और वो कह रहे हैं कि आप जो लोग आपको देख रहे हैं उनके पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं, नाम भी स्वागत के रूप में लिया जाए। जी हाँ, मेरी आदत है, मैं नाम सभी का लेती हूँ लगभग राजेश जी, और कभी गलती से छूट जाए तो कृपया क्षमा कीजिएगा। और बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। श्याम मोहन जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। जी। तो एक कविता जो कि हम लोग अक्सर मतलब मैं कहना चाहती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए, ये सबके लिए है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व से आपके समाज में कुछ ऐसे लोग टकराते हैं जो आपके व्यक्तित्व को छोटा बड़ा और अपनी तरह से काट छांट करना चाहते हैं। मुझे नहीं पसंद, मुझे कंपैरिजन नहीं पसंद। मैं अपने आप में हूँ, जो हूँ सो हूँ। उसकी तरह कैसे हो सकती हूँ? मैं वो हूँ ही नहीं। मैं उसकी तरह क्यों बनना चाहूँ? मैं वो हूँ ही नहीं। तो मैं जो हूँ मैं उसमें हूँ, मुझे मेरी तरह से देखा जाए। तो ऐसे जब मैंने वो कहा ना आपसे कि बहुत सारे मेरे सवालों के पत्थर मैं कहाँ उछालती, और वो पत्थर जो मुझ पर उछल रहे हैं, क्योंकि मैं अलग थी और अलग तरह से भिड़ती थी हर जगह से, तो पत्थर को माध्यम बना करके मैंने एक कविता लिखी है। हालांकि मैं इसको कहीं पढ़ती नहीं हूँ, बहुत ही कम पढ़ा है मैंने, मगर मेरा मन किया आज आपके साथ नहीं, में आप इसको। पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, हम तक पहुँचना चाहिए। जी। तो पत्थर से बात कर रही हूँ मैं। अब ये पत्थर वो हैं जो मुझसे आके टकराते हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ। देखो मैंने भी आखिर कर पत्थर पर सर दे मारा है। देखो मैंने भी आखिर कर पत्थर पर सर दे मारा है, देखें कौन टूटता है पत्थर या सर। और भला क्या कर सकती थी सोच समझकर जानबूझकर पटका है सर। और भला क्या कर सकती थी सोच समझकर जानबूझकर पटका है सर। कोई नाक का ऊंचा पत्थर, कोई बड़बोला पत्थर, सुनने में है माहिर पत्थर। होता क्या है ना, लोग कानों पे विश्वास करते हैं, अपने आंख से देखो ना यार, वो सामने नहीं आते। उनको जो सुनने को मिल गया बस उसी में तानाशाही दिखाते हैं।
तो कोई नाक का ऊंचा पत्थर, कोई बड़बोला पत्थर, सुनने में है माहिर पत्थर, क्या नोकीला नकटा पत्थर, उजला पत्थर, काला पत्थर, दोमट मिट्टी वाला पत्थर, कदम कदम पर गड़े पड़े हैं, अड़े पड़े हैं, क्या पहने क्या चपटे पत्थर। पैर बचाया हाथ संभाला, पैर बचाया हाथ संभाला, पर सर पत्थर पर दे मारा। भूल कहो या दुस्साहस, भूल कहो या दुस्साहस, करुणा का आवेग प्रबल, मैं हूं भावों का शीतल जल, मैं मर्यादित राह चलूंगी, सुन पहाड़ बौने पत्थर। चाहे पहाड़ हो चाहे बौना पत्थर हो, सुन ले एक बार। भूल कहो या दुस्साहस, करुणा का आवेग प्रबल, मैं हूं भावों का शीतल जल, मैं मर्यादित राह चलूंगी, सुन पहाड़ बौने पत्थर। मैं भावों की निश्चलता हूं, मैं हूं एक उद्दाम लहर, दूर छिटक कर जा उछलेगा बेचारा बेबस पत्थर। दूर छिटक कर जा उछलेगा बेचारा बेबस पत्थर। नहीं जानता ताकत मेरी, नहीं जानता ताकत मेरी, है गंवार उज्जड पत्थर, घिसकर मिट्टी कर दूंगी जो आ जाऊं मैं अपने पर। फिर भी वार नहीं पीछे से, फिर भी वार नहीं पीछे से, सुन बूढ़े खूसट पत्थर, सावधान हो जा अब भी, इससे पहले हो टक्कर। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। और अपनी पूरी संवेदनाओं को आपने जो पत्थर पे पत्थर दे मारा है ना, वो अद्भुत है। बहुत ही खूबसूरत सी रचना, और सभी लोग इस बात को कह रहे हैं। अभी अभी हमसे डॉक्टर राजेश चंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं, गोरखपुर से हैं, और अति सुंदर रचना कह रहे हैं। और रंजना वर्मा जी हैं, मृत्युंजय श्रीवास्तव जी हैं, राजेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, अभी बहुत सारे नाम हैं। श्याम मिलन जी भी हैं, श्याम मोहन जी हैं हमसे जुड़े हुए, और भी बहुत सारे नाम हैं। मैं चाहूंगी कि जब भी आपको फुर्सत मिले ना, तो ये कमेंट्स आप जरूर देखिएगा। लोगों ने बहुत प्यार, बहुत अपनापन आपको दिया है, आपकी एक एक रचनाओं पे, एक एक शब्दों पे, एक एक संस्मरण पे उन लोगों ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी ये रचना रही आपकी कविताओं। लेकिन अभी मुझे मालूम है कि कहानियां भी हैं, और कहानियों पे जो पीएचडी का शोध चल रहा है वो भी चल रहा है, और जो पाठ्य पुस्तक में मिनी है उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी कि किस पाठ्य पुस्तक में किस कक्षा में वो पढ़ाई जा रही है, और उसका धरातल क्या है, पृष्ठभूमि क्या है मिनी। ये एक साइकोलॉजिकल कहानी है। मानव मतलब एक जो एडोलसेंट एज होता है ना, बच्चे बड़े टीनेजर जो बच्चे होते हैं, तो उस समय उनके मन में कई तरह के सवाल आते हैं, और वो एक खास दौर से गुजर रहा होता है। अब पता नहीं आजकल के बच्चों के मन में किस तरह के सवाल आते होंगे, लेकिन ये मेरे अपने जीवन की एक घटना भी है, जिसको, क्योंकि ये मेरी बिल्कुल पहली कहानी, पहली अच्छा। प्रकाशित, बिल्कुल ये मेरी पहली कहानी, जो मेरी पहली प्रकाशित कहानी थी वो थी गुड्डो का स्कूल। और पहली जो लिखी गई कहानी थी वो मिनी कहानी। तो ये कहानी तब लिखी थी मैंने, मतलब लिखी तो बाद में थी, लेकिन ये कहानी मेरे उस उम्र की है जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी। शायद मुझे लगता है 5th 6th में पढ़ती होंगी। तो उस समय मुझे ये अक्सर लगता था, या हर बच्चे को ये लगता है, आज तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे मम्मी पापा प्यार नहीं करते। और खास करके इसीलिए मैंने कहा ना, मुझे कंपैरिजन नहीं पसंद। मुझे ऐसा लगता था, अब तो खैर नहीं लगता, लेकिन उस समय ऐसा लगता था कि क्योंकि मैं शैतान भी बहुत थी, तो बहुत बदमाशियां करती थी, पढ़ती नहीं थी टिक करके, तो इन सब बातों से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पापा प्यार नहीं करते, मेरी दीदी को ज्यादा प्यार करते हैं। तो हर बात में ना मुझे ये कंपैरिजन, इतनी परेशानी में ही रह जाते हैं कि अब इसको हैंडल कैसे करें। तो वो जो एक मतलब बच्चे का मन होता है, अबोध मन, जिसके मन में ये बैठ जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि दीदी भी ऐसा सोचती हो कि हाँ। पापा तुम्हें ज्यादा प्यार करती, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। क्योंकि आज खुद माँ बाप बने तो हम जानते हैं ना कि हमारे लिए तो वो बच्चे हैं तो दोनों बिल्कुल नाक के दो तारे, एक को भी कम नहीं कर सकते। तो उस समय जब ये वाली बात हुई, बल्कि मैं बताऊं आपको कि मेरी जो बेटियां हैं दोनों, तो जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी तो मैंने उसके लिए एक गीत लिखा था कि जैसे मुझे हंसी आ जाती याद करके, तो मैंने उसके लिए गीत लिखा था, जैसे चंदा खिले सितारों में, वैसे मेरी कली है 1 हज़ारों में। तो वो है ना, तो ऐसे आगे गीत था, उसके लिए फ्लोरी लिखी थी मैंने। तो जब वो थोड़ी बड़ी हो गई, तो मेरी जो छोटी बेटी है वो उससे करीब 5 साढ़े 5 साल छोटी है। तो उसने बोला कि मम्मी तुमने उसके लिए तो लिखा कि जैसे मेरी कली है 1 हज़ारों में, तो फिर मैं नहीं उसका मतलब। तो मुझे लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई। ये सवाल तो मुझे भी मन में आता था। तो मैंने फिर उसको ना थोड़ा मॉडिफाई किया, तो मैंने कहा
जैसे चंदा खिले सितारों में, वैसे मेरी दो कलियां हजारों में। तो मैंने उसको बदला थोड़ा सा। लेकिन उन दोनों में अक्सर ये रहता था कि नहीं, मम्मी ने तेरे ऊपर कविता लिखी है तो तेरे ऊपर कहानी नहीं लिखी। तो दोनों के बीच में, मतलब कहने का मतलब ये है कि हर बच्चा इस दौर से गुजरता है, वो ये सोचता है कि ऐसा तो नहीं मुझे कम प्यार करते हैं, उससे ज्यादा प्यार करते हैं। तो वो एक मानव मन, जो बच्चे का अबोध मन होता है, उस मन को लेकर के वो कहानी है। और वो बच्ची जो है स्कूल में पढ़ने वाली, वो अचानक एक दिन ये सोचती है कि मुझे मम्मी प्यार नहीं करती हैं और हर बात पे मुझे पिटाई पड़ती है, तो मैं शायद अनवांटेड। और एडोलसेंट एज में ना इस तरह के ख्याल आते हैं। तो वो घर छोड़ के चली जाती है। और जब वो घर छोड़ के चली जाती है, उस वक्त तो उसके दिमाग में आता है कि मैं कुछ भी कर लूंगी, मैं धनिया पुदीना बेच लूंगी, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी वापस लौट करके। ये बात मगर तुम सही कह रहे हो। मगर मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा। और मुझे लगता है कि जिसने भी इस कहानी को पढ़ा होगा ना, उसको लग रहा होगा कि बस उसी की कहानी चल रही है। हम लोग के मन में ये सब आता है। आता है ना, तो वो उसकी मानसिकता जो है ना, बाल मनोविज्ञान की कहानी है ये। तो वो बच्ची किस तरह से घर से निकलती है, और फिर किन घटनाओं से वो दो चार होती है, और कब उसे यह महसूस होता है कि मैं गलत थी। बस इतनी सी एक घटना से वो कैसे महसूस करती है कि उसे अब लगता है रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, मुझे अपने घर जाना। और अब वो घर क्या होता है उसका मीनिंग समझ, अभी तक नहीं समझ रही, छोटी सी बच्ची है, उसको लगता है कहीं भी चली जाएगी। एक कुत्ता रास्ते में आ जाता है, उसको लगता है नहीं नहीं, इतना डर लगता है उसे कुत्ते से, वो काट लेगा तो अब वो किधर से निकलेगी। तो वो जो पूरा एक रास्ता है, जो वो घर से बाहर निकली है, एक बार निकली है कि वो घर से भाग जाएगी, वापस नहीं आएगी। और दूसरी बार वो अपने घर का रास्ता पूछ पूछ के वापस अपने घर आती है। और जब वो घर आती है, तो जिस माँ के लिए वो लगातार ये सोच रही है कि मम्मी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, और आज अच्छा होगा जब पापा ऑफिस से आएंगे ना, उनको डांट पड़ेगी कि भाई वो क्यों नहीं आई मिन्नी, अभी तक कहाँ गई है वो, तो बहुत अच्छा होगा। और जब वो घर पहुंचती है, तो वो सुनती है कि जैसे दरवाजा खोल रहे हैं ना, तो दरवाजा, वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही है, पहली मंजिल पे उसका घर है। तो उसको सीढ़ियों पे ही आवाज आती है कि जब दरवाजा खुल रहा है, तो माँ पीछे से पापा को कह रही है, डांटिएगा मत, बच्ची है, प्यार से समझाइएगा। और ये जो बात है ना, वो उसको पूरा मतलब बदल देती है, उसके सारे सोच को बदल देती है। तो इस तरह से वो कहानी है, और उस कहानी को कोर्स में रखा गया। तो ये 7th क्लास में पढ़ाई जाती है। बहुत ही खूबसूरत सी है। और मैं इसको, जब आपने मुझे पूरा बचपन में पहुंचा दिया, क्योंकि ये मिनी नहीं मालूम कि ये मिनी कौन है, लेकिन ये मिनी कोई भी हो सकती है, हर घर में हो सकती है। और हर बच्ची जो बड़ी हो चुके हैं हम लोग, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मिनी थी, जो आज वो अपने बच्चों में देखते हैं और उस डर का सामना करते हैं कि कहीं ऐसी मानसिकता उनके बच्चों में ना आ जाए। तो ये डर को मैंने महसूस किया आपकी कहानी के भी माध्यम से, और खुद को टटोलते हुए भी। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और बहुत ये, एक मिनट, राजेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, वो आपकी उस कविता को फिर से सुनना चाहते हैं। लेकिन राजेश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप इस कार्यक्रम को दोबारा से रिवाइंड करके एक बार सुन लीजिएगा, तो वो कविता आपको सुन जाएगी, क्योंकि बहुत सारी सी बातें हैं जिससे हमें करना है। तो इतनी खूबसूरत सी आपकी ये कहानी जो क्लास 7th में पढ़ाई जा रही है, और ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक, बच्चों को ये बात समझाई जाए। क्योंकि जिस घटना का मैं ज़िक्र करी, मैं क्लास 6 में थी उस समय। इस कहानी में जो मैं मैं थी। भी मैं भी 5th क्लास की लड़की की बात कर रही हूँ उसमें। 5th या जी, 6th जी। की है वो लड़की। वही बात कह रही हूँ कि ये उसी समय की, ये सारी उसी एज ग्रुप में होता है, ये सब चीजें जो जितनी फितूर बनती है ना, मम्मी नहीं प्यार करती, मम्मी तो बिल्कुल नहीं प्यार करती, ऐसा वाला आता ही आता है। पापा तो फिर भी करते हैं, मम्मी नहीं करती भाई। ये क्योंकि माँ बाप को संभालना पड़ता है। अब जब माँ बनो ना, तब समझ में आता है ये सारी बातें। लेकिन और रंजना वर्मा जी कह रही हैं कि महत्वपूर्ण बात कही है, निश्चित रूप से। और मैम, अब मैं आपकी कुछ पुस्तकों का ज़िक्र करना चाहूँगी, उसके बारे में आप हमें बताते जाइएगा। जीमेल एक्सप्रेस, ये उपन्यास है, इसका क्या है? इसके मैं एक बार छोटी-छोटी दिखा सी। देना चाहूंगी। जी, हाँ, ये बिल्कुल। ये है जीमेल जीमेल एक्सप्रेस, है ना। ये आपकी ये बहुचर्चित उपन्यास है, और इसने जो धूम मचा के रखा हुआ है, लोगों को एक नया विषय दे दिया है, जिसके बारे में लोग बात करना, सोचना तक नहीं चाहते। लगता है किसी दूसरी दुनिया की ही बातें हैं। उस विषय को आपने छूने की हिम्मत की। मैं हिम्मत शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसको हिम्मत ही कह सकते हैं, कि जिसके बारे में कोई बात नहीं करना सकता, उसको कोई पूरा का पूरा जी करके
समझ करके लिख दे, बहुत बड़ी बात है। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहिए, कहाँ से आ गया आपके दिमाग में? ये ऐसा था कि कुछ मन से नहीं सोचा था मैंने, और अगर आप अपने आसपास ध्यान देंगी, थोड़ी सी नजर तिखी करेंगी तो आपको दिखाई देगा कि हुँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शोषण लड़कियों का हुआ है। क्योंकि ये जो सेक्सुअल अब्यूज है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए, क्योंकि ये शरीर से जुड़ा हुआ है, और शरीर लड़कियों का ही हो ऐसा नहीं है ना, पुरुष का भी शरीर। तो जो कभी भी दबाव में आकर के, किसी लालच में आकर के, जरूरत में, मजबूरी में अगर लड़कियों ने अपने साथ, अपनी अस्मिता के साथ समझौता किया है, तो यही समझौता पुरुषों ने भी किया है। हाँ, अभी उसको उस तरीके से स्वीकार नहीं किया गया। अब तो मेरे उपन्यास आने के बाद इस पर और भी बहुत काम हुआ, लोगों ने इस पर और भी इस तरह की चीजें लिखना शुरू की हैं। लेकिन जिस वक्त मैं लिख रही थी, उस वक्त मुझे दिख तो रहा था कि जब महिलाएं बड़े पदों पर आ जाती हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये एक तरह का ना रिएक्शन है, मुझे लगता है कई बार होता है ना रिएक्शन शॉट। तो ये रिएक्शन शॉट है, क्योंकि महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए महिलाएं सोचती हैं आज मैं इस जगह पे पहुंची हूँ तो मेरी बारी है ना, कि जब हुँ, उन्होंने मेरे साथ ये किया, जैसे मैं दलित की बात करूं, मेरी उनके साथ पूरी संवेदना है। लेकिन कई बार ये महसूस होता है कि जब दलित एक खास जगह पे पहुंचता है, तो वो ये सोचता है कि उसके साथ इतना कुछ घटा था, वो भूल नहीं सकता उस बात को। तो कहीं एक प्रतिकार करने का, प्रतिशोध लेने की बात जो है ना, वो उससे कई बार अतिरेक करवा देती। तो ऐसा ही महिलाओं के साथ भी हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कई बार गिरवी रखा है, कई बार समझौते किए अपनी अस्मिता के साथ। तो जब वो एक पद पे पहुंच जाती है ना, उस प्रतिष्ठा पे पहुंच जाती है कि आज वो कुछ करने की स्थिति में है, कमान उनके हाथ में आ गई है, तो वो तीर चलाने से बाज नहीं आती। तो वो मैं उसको, मतलब मैं चाहती थी कि हम बतौर एक ह्यूमन बीइंग स्वीकारे जाएं, स्त्री और पुरुष को छोड़ दें, और एक व्यक्ति के साथ अगर कुछ भी गलत, बिल्कुल, तो मुझे ये लगा कि वो पुरुष जिसको वैश्या बना दिया गया, चाहे स्थितियों ने बनाया, चाहे उसकी जरूरतों ने बनाया, चाहे वो आकर्षण, मतलब वो क्या है ना, हमारा समाज ऐसे बताता है, अरे तेरे पीछे इतनी लड़कियां भी, तू तो बड़ा हीरो है। तो ये ऐसा नहीं है। देखिए, वो संबंध बनता है, जो मन जुड़ता है वो किसी एक के साथ जुड़ता है। और कम से कम हमारी संस्कृति ने तो हमें ऐसा ही दिखाया है कि आपकी ईमानदारी भी प्यार में जरूरी है। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो आपको उसके प्रति ईमानदार भी होना चाहिए। तो आपको उस बात को ध्यान में रखना होगा कि आप कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो कि अतिक्रमण हो रहा है। जो आपके साथ हुआ वो गलत था, तो फिर अब हुँ, आप क्यों गलत अब को वो गलत अपने साथ कैसे कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। गहराई पर कब तक करते रहेंगे? एक आंख के बदले दूसरी आंख कब तक फोड़ते रहेंगे आप? अब आपको, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ ना, जो मेरे साथ हुआ, अगर मुझे वो बुरा लगा तो मैंने वो गांठ बांध ली कि हाँ, मैं उसे नहीं करूंगी। बैंक जब मेरे पास पावर आएगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। बिल्कुल नहीं करूँगी। दूसरी पुस्तक है काल की कोख में, जो एक कविता संग्रह है। अगर आपके पास है तो उसका आप वो पुस्तक भी दिखाते चलिए। ये मेरी, अभी मैंने इसी से एक वो पढ़ी थी अरे कविता, वाह! वाह, काल की वाह! कोख। तो ये मेरी पहली किताब है, अच्छा, ये और आपकी इसका जो ये कवर पेज बना है, ये मेरे देवर ने बनाया है, और ये लिखा भी, जो इसमें लिखा हुआ है वो भी उनके अंदाज से उन्होंने लिखा है। ये मेरा हुँ, नाम, सब कुछ बहुत ही आर्टिस्टिक उसमें। घर में आपके आर्टिस्ट भी हैं। बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं। हाँ, मेरे जो देवर हैं, मुकेश नाम है उनका, मुकेश कुमार सिन्हा, प्यार से हम लोग उनको गुलशन कहते हैं। तो ये अच्छा, उनका बनाया हुआ चित्र है। और उसके बाद मेरी किताब आई थी, मैं ही तो हूँ ये। मैं ही तो हूँ ये। हाँ, ये है मैं ये ही तो किताब, हूँ ये। जी। मैं ही तो हूँ ये। और इसके मैं दोनों, मैं आपको बताऊं, ये जो था ना, ये मेरे वो बिल्कुल शुरुआती दौर की कविताएं हैं इसके अंदर। तो इसमें वो हुँ, सवाल है बहुत ज्यादा, जो मैंने कहा ना कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो तो ये बताते हैं कि हम बड़े आदर्शवादी हैं, बहुत ही परंपरा हमारी जो है बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन उन पर हमेशा ही सवाल उठते हैं। तो वो जो सवाल थे, वो एक तरह से उनसे संवाद करते हुए बार बार वो तोड़ते हैं एक दूसरे को। तो ये उस तरह की किताब थी। ये जो था, मैं ही तो हूँ हुँ, ये ये किताब मेरी कविता उस समय संग्रह की। है। ये भी ये कविता ये संग्रह ही है ना? ये भी कविता संग्रह है, और ये उस समय का है जबकि गिरफ्तार में निकाल और इस पे आपको हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा साहित्यिक कृति सम्मान भी प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत बधाइयाँ और बताते ये चलते जो हैं था ना, को। जी। इसमें मैंने अपनी जो मेरी नौकरी पेशा लड़कियां, औरतें, खास करके जो महिलाओं को नौकरियां करते हुए जो दिक्कतें आती हैं, एक हुँ, माँ भी होती है उसके भीतर, एक एम्बिशियस औरत भी होती है उसके अंदर, उनके बीच की जो टकराहट है, वो इस किताब में बहुत आई है। और इसके बाद मेरी एक कविता संग्रह और आया था,
तेरी रोशनाई होना चाहती नहीं होना चाहती हूँ, बहुत ही खूबसूरत। हूँ। ये ना कलम है, कलम से मैं कह रही हूँ, रोशनाई का मतलब होता है इंक, स्याही। जी जी। तो मैं पेन से कह रही हूँ कि मैं तेरी स्याही होना चाहती हूँ, और ताकि मैं उजली दुनिया के सफेद अक्षर लिख सकूं। इसलिए स्याही मतलब होता है काला, स्याहपन। उजली तो दुनिया वो की सफेद अक्षर, क्या बात है, क्या बात तो है, वो शब्दों का बहुत ये खूबसूरत। किताब थी, और कहानियों का मेरा एक संग्रह, निकालिएगा जरा सा हाँ जी, किताब। हाँ जी। कहानियों के 3 संग्रह मेरे आए थे, एक मिनट निकाल दीजिएगा। हालांकि यही रैक पर एक ही रखे रहते हैं। आपकी कहानियों का उसमें है सुरक्षित पंखों की उड़ान, और मुझसे कैसा नहीं, और विज्ञान है। खाली कुर्सी। जहाँ तक मैंने नोट किया है, खाली कुर्सी, मुझसे कैसा नहीं, और सुरक्षित पंखों की उड़ान। जी जी, मैंने असल में ना यही लगा रखा है, तो बस जिस वो आपने कहानी पीछे लगा के रखा हुआ है, ये बढ़िया बात है। तो जो मैं आपको वो कहानियों की बात कर रही थी ना, एविएशन सिक्योरिटी की, ये है वो सुरक्षित पंखों की उड़ान। और इसमें वो सभी वो 17 कहानियां हैं, जिसके अंदर की मैंने अलग अलग चेक पॉइंट्स के ऊपर कहानियां दी हैं, जिसमें मैंने डेड बॉडी का जिक्र किया आपसे, व्हील चेयर पैसेंजर का जिक्र किया आपसे। इसमें उस तरह की कहानियां हैं। और एक जो मेरी जो जिंदगी के रोजमर्रा की जो कहानियां होती हैं, वो है मुझसे कैसा नेह। मुझसे कैसा नहीं, बहुत खूबसूरत है। तो ये मुझसे कैसा नेह है, और ये एक साक्षरता को लेकर के ना, ये इन्होंने मुझसे एनबीटी ने हाँ, ऐसा खाली चाहा था कुर्सी। कि खाली कुर्सी। तो ये प्रौढ़ शिक्षा को लेकर के लिखा गया है। और ये है वो उपन्यास जो मैंने आपको बताया, जो जी मेरे। फिलहाल फीमेल एक्ट्रेस। तो ये 7 किताबें अभी फिलहाल मेरी आई हैं, मैंने आपको साथ में दिखाई। अब ये कैसे लोगों तक कैसे पहुंच सकता है, ये बताइए कि अमेज़न पे उपलब्ध हैं या किसी, कैसे ज्यादातर आगे तो बढ़ते हैं? ज्यादातर तो अमेजोन पर है, नहीं तो किताब घर ने इसको मुख्य रूप से, पहला संग्रह जो कि काल की कोख से वो वाणी प्रकाशन ने छापा है, हुँ, और उसके बाद नेशनल पब्लिशिंग हाउस ने ये जो कविता संग्रह है, इसको नेशनल पब्लिशिंग हाउस ने छापा है। और उसके बाद मेरी सभी किताबें जो ये है, और कहानियों की जो मेरी सभी किताबें, इसको एनबीटी ने छापा है, खाली कुर्सी को। इसके हुँ। अलावा सब कुछ बाकी का जो है फिर वो किताब घर से छपा है। तो एक आप किताब कहानी घर का से नहीं। जैसे, हाँ जी, बिल्कुल। और थोड़ी-सी मेहनत आप लोग भी कीजिए कि कहाँ से आपको ये मिल सकती है, कहानियों का, किताबों का नाम नोट कर लीजिए, और आप उसको ढूँढेंगे तो मिल जाएगा, और नहीं तो कुछ दिनों में मैं आपके पास सारे लिंक, आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बता दूँगी। मैं बहुत खोजी प्रवृत्ति की इंसान हूँ, और जिस चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ, फिर खोज निकालती हूँ। जैसे मैंने आपको खोज के निकाला हुआ है। आपने और बहुत एक बहुत कहानी का ज़िक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी। मेरे पास है धिनाधिन धिन धिनाधिन। ये नाम मुझे इतना आकर्षक सा लगा, और इस पे आपको पुरस्कार भी मिला हुआ है, कमलेश्वर स्मृति पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। तो ये क्या कहानी है, क्या है? इसके विषय। ये एक कहानी है, और जो मानव तस्करी होती है, अच्छा। जो हम गांव से लड़कियों को बुलाकर ले आते हैं, तो हुँ, अपने घरों में काम कराने लगते हैं, क्योंकि हमारे को बड़ी दिक्कत है, यहाँ काम के लिए कोई मिलता नहीं है। और एक तरीके से ये जो पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है, उसको लेकर के ये मैंने कहानी लिखी, और मुझे खुद बड़ा अच्छा लगा, मतलब संतोष हुआ कि जो मुझे हमेशा लगता है ना कि कहानी सिर्फ मन बहलाने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। हुँ, तो हुँ, इस उद्देश्य से ये कहानी मैंने लिखी थी, और उस कहानी में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस लड़की को जो हम गांव से बुला कर लाए, उस लड़की के मन में ऐसा नहीं वो बहुत गरीब है और हुँ, मजबूरी में आई है, ऐसा नहीं है। वो गांव से शहर देखना है। इस चक्कर में वो इन एजेंट्स के चक्कर में पड़ गई, और वो शहर आ गई, और मेरे साथ काम करने लगी, मतलब जो भी उस कहानी की मुख्य पात्र है उसके साथ काम करती है। और उसके बाद उस कहानी में एक, आपने जो कहा धिन दिना दिन, दिना दिन दिन, तो उसमें एक जगह पर वो ऐसी ऐसी कुछ तितलियां हैं, या मक्खियां हैं, जो खास करके वो ना एक बिन 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 ऐसा उसका स्वर है। और उनकी खासियत के गलत नहीं है, सचमुच में ऐसी होती हैं, फ्लाइज हैं, जो कि उस जगह पे मंडराती हैं जहां कोई मृत्यु होने वाली। उनका मंडराना ये बताता है कि वहां कोई मृत्यु होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो जो मक्खियां हैं, वो शिकार करके नहीं खाती खाना, वो हुँ, मरने
का इंतजार करती हैं, और जब कोई शरीर खत्म हो जाता है उस पर वो एक तरीके का महाभोज करती, जश्न मनाती। तो जिस जगह ये मक्खियां दिखाई पड़ती हैं उस जगह पर उसको ये माना जाता है कि यहाँ कोई मृत्यु होने वाली है, उसका संकेत माना जाता है। अब ये जो लड़की मेरे घर आके काम कर रही है, वो उस गांव से आई, और वो गांव के लोगों को ना इस तरह की चीजें, मतलब जैसे चूहे की उछल कूद हुई तो उसको पता है कि ना भूकंप आने वाला है। ऐसे ही वो कोई पक्षी खास देख लेते हैं, अरे ये पक्षी, इसका मतलब ठंड पड़ने वाली। उसे नहीं पता ये कौन सा महीना चल रहा है, तो ये अक्टूबर चल रहा है तो अब नवंबर दिसंबर में ठंड आएगी, ये उसे नहीं पता। उसे ये पता है ये पक्षी दिख गया तो अब ठंड आने वाली है, ये पक्षी सर्दियों में यहाँ दिखाई दे सकता है। तो इस तरीके की चीजें, तो वो क्या करती है, वो जो लड़की है, एक गांव की लड़की है, वो आकर के, आदिवासी लड़की, तो वो मुझे एक गाना सुना। उस गाने में वो करती है धीना दिन धिन धिना दिन, धीना दिन धिन धिना दिन, और वो एक आदिवासी नृत्य करती है। तो वो जो नृत्य है ना, वो बाद में मैं कुछ नहीं समझ पाती उसने क्या सुनाया, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करती है और बताती है कि ये जो इस तरह की जो मक्खियां हैं वो आपको उस जगह मंडराती मिलेंगी जहाँ मृत्यु हो रहा है। और ये गांव के ये जो आदिवासी लोग होते हैं वो मृत्यु को बुरा नहीं मानते, वो मृत्यु पर भी गाते हैं, मृत्यु को भी जश्न की तरह मनाते हैं, तो वो बुरा नहीं मानते। पर मैं अपसेट हो जाती, और बाद में मुझे पता लगता है कि भाई एक तरीके से इनकी भी तो प्रजाति ऐसे ही नष्ट हो रही है। तो वो जब गाने लगती है, तो मैंने उस समय तो उस गीत को नहीं समझा था, लेकिन मैं वहां पर जाकर के उस कहानी को मैं वहां अंत करती हूँ कि जब मैं देख रही हूँ कि उसका गांव बिल्कुल सूना हो गया। आजकल सभी लड़कियां, सभी लड़के जो हैं शहरों में काम करने के लिए आ गए और गांव सुनसान पड़ गया। तो एक तरीके से वहां जैसे वही मक्खियों का झुंड, तितलियों का झुंड वहां मंडरा रहा इतनी है। इतनी तीव्र इच्छा हो गई इस कहानी को पढ़ने की, किस पुस्तक में मिलेगी ये कहानी, पहले तो ये बता दीजिए, क्योंकि ये किस में ये मिलेगी? तो अभी जो है ना, ये संकलन मेरा अभी नहीं आया है, ये नए संग्रह में आएगी। लेकिन इसको मैं कथा कथा बिंब, मुंबई से निकलती है पत्रिका, उन्होंने पहली बार मुझे छापा था। और ये एक बड़ा लोकतंत्र है उनके भीतर, वो कहते हैं कि आपको जो कहानी अच्छी लगती है आप उसको वोट करें। और हमसे कहा गया था कि आप इसको अपने फेसबुक पर इधर उधर थोड़ा प्रचार करें, ताकि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो कहानी को हम बेस्ट चुनेंगे। तो मुझे लगा कि ये तो एक लेखक को मुझे जमता नहीं है, एक लेखक अपनी हम्म। कहानियों का प्रचार करे और कहे आप पढ़ो। हालांकि बिल्कुल। लोग करते हैं और हम भी कम से कम सूचना भर तो डाल ही देते हैं, अब तो डालने लगे। तब तो मैंने नहीं डाला था। आज भी आप देख लीजिए मेरे पोस्ट पर वो पोस्ट नहीं लगी होगी कि मेरी कहानी यहाँ छपी है, ये लिंक है, लेकिन ऐसा कुछ। इतना सुनने के बाद देखिए मन तो मानेगा नहीं उसको, तो भाई जिस जो पढ़ने की इच्छुक है पाठक वर्ग है वो बिल्कुल उसको ढूंढने के लिए ललायत रहेगा। जब तक वो पढ़ नहीं लेगा, उसको कहते हैं ना कि कोई चीज खाने की इच्छा हो तो जब तक नहीं खा लो तो मन भटकता रहता है। तो भाई पढ़ने वाले लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, तो इतने के नहीं, बाद मैं तो भाई उसका वो लिंक कहानी दूंगी, पढ़नी मैं है। उसका लिंक आपको दे दूंगी जी और इस पे बिल्कुल। लगा दूंगी, जो भी किसी के रिएक्शन में कहीं मुझे लगेगा वहां मैं उसको लगा भी दूंगी। बिल्कुल। तो अब वो बाद में ना उसमें लग गया था, तो मतलब फिर ये उसी में ये पुरस्कृत हुई, जबकि मैंने कहीं इसकी कोई जानकारी दी नहीं बहुत थी ही किसी खूबसूरत सा पृष्ठभूमि है इसका। और बाकी बहुत सारी, अच्छा, इस कहानी के ज़रिए मुझे लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो हम शहर में रहने वाले लोग को पता तक भी नहीं है कि आदिवासियों का, जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि वो पक्षियों को देख कर के शरद ऋतु का अनुमान लगा पाना कि अब जाड़ा शुरू होने वाला है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैंने भी अपने बचपन में देखा है अपनी नानी-दादी को, यहाँ तक कि अपनी मम्मी को भी देखा है कि धूप देख कर के वो समय का बता देती थी कि अब इस हाँ, समय ये समय हो रहा है। बिल्कुल घड़ी सब देखने बिल्कुल की ज़रूरत पता थी था और मुझे। एकदम जो है मिनट के साथ उसको बताया जाता था हाँ, कि साढ़े हाँ, 3 हो रहा है तो साढ़े 3 ही हो रहा होता था। अ, तो ये है लोगों की जानकारी जो आज के समय में हम लोग कहीं न कहीं इसको भूलते जा रहे हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल। सारी बातें। अब आपके रचना कर्म पर शोधार्थियों के लिए जो पीएचडी हो रहा है, उसके विषय में भी आप थोड़ा-सा बता देते। हाँ, ये मुझे एक अच्छा लगता है कि जैसे अभी जीमेल एक्सप्रेस पर कई लोग काम कर रहे हैं। ये मैंने हुँ, जो पुरुष वैश्याओं पर लिखा था, ये नया विषय था। इस पर जी, कई, एक तो एमफिल अवार्ड हुई है, क्योंकि अभी मेरा एक ही उपन्यास है, तो इस पर अभी एमफिल किया गया है। मेरा सुरक्षित पंखों की उड़ान और मानवीय सरोकार, इसके ऊपर पीएचडी की गई है। और अलका कहा, ये मेरे ख्याल तेरी रोशनाई होना चाहती हूँ पर शायद किसी ने इस पर भी पीएचडी किया है। मेरे रचनाओं में मानवीय सरोकार, इसको लेकर के भी पीएचडी की गई है। तो इस तरह से अलग अलग विषयों को लेकर के सुरक्षित पंखों की उड़ान पर भी पहले
मेरी उस पर सुरक्षित पंखों की उड़ान पर एमफिल की गई। बाद में फिर मेरे पूरे रचना संसार के ऊपर उन्होंने ही पीएचडी भी की, जिन्होंने इस पर एमफिल किया था। तो क्या हाँ, क्या बात है। अनुसुईया अनुसुईया तो केरकरा उनका नाम है, वो दक्षिण भारत से हैं। रचनाकार के लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है, ये हम लोग समझ सकते हैं। बहुत खूबसूरत। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका ये जो नया उपन्यास आने वाला है उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हालांकि मुझे मालूम है कि आप रिवील नहीं करती हैं पहले से। अ, लेकिन मैं आपसे वो भी बात नहीं कहूंगी कि आपके जो अपने बनाए हुए जो भी बाउंड्रीज हैं आप उसको तोड़ें, लेकिन कुछ तो बता ही दीजिए हमें। देखिए, ऐसा है कि कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन मैं ये महसूस करती हूँ, पता नहीं औरों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, पर मुझे लगता है कि जब तक आप कोई चीज लिख रही होती है ना, तब तक हम्म। वो आपके भीतर एक किस्म से प्रेशर की तरह से बना हुआ रहता है। जब आप उसे लिख लेते हैं तो वो प्रेशर धीरे धीरे करके रिलीज होता है, और वो प्रेशर का बनना बड़ा जरूरी है। बल्कि मैं कहती हूँ, अपने जो हमारे नए लिखने वाले हैं उनको भी कहना चाहती हूँ, आप उस दबाव के बनने तक इंतजार कीजिए। बिना उस दबाव के बने ही अगर आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो वैसे जैसे कुकर में सीटी नहीं आई और आपने उसे खोल दिया, तो वो पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा। उसमें सीटी आने तक प्रेशर बनने दीजिए। तो वैसे वाह। ही इसमें लेखन में भी होता है। है ना, लेखन में भी वैसा ही है बिल्कुल, कि जब आपका इतना दबाव बन जाए ना कि अब वो विस्फोट की हालत है, तब लिखना चाहिए। इसलिए हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। तो मतलब हो सकता है किसी का वो समय कम ले, किसी का ज्यादा ले, वो हो सकता है, लेकिन जब वो प्रेशर बन जाए, अब अगर मैं उसको डिस्कस करती हूँ ना, तो मेरे साथ ही होता है। अगर मैंने कुछ तो कहानियां भी कभी मान लो डिस्कस की, तो एक कहानी मैंने किसी ब्लाइंड के ऊपर लिखी थी, मतलब दिव्यांग कैरेक्टर सामने था मेरा। तो उसके ऊपर मैंने कहीं चर्चा की अपने मित्रों में, कि मैं समझ नहीं पा रही इसका ट्रीटमेंट कहाँ फाइनली कहाँ जाकर के होगा। तो वो मैंने जब उनसे चर्चा की, तो वो मेरा वो प्रेशर रिलीज हो गया, क्योंकि चर्चा कर ली थी ना, मन खाली हो गया। अब लंबे समय तक वो कहानी मुझसे लिखी नहीं गई। ये बात वो आप सही कहानी, मुझे मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ, मैं भी फील कर रही हूँ। हाँ, ये बात आप एक बिल्कुल सही कह रही कि कई बार जब किसी बात की चर्चा कर लेना तो वो उससे मन हट जाता है, है खत्म ना, हो जाता आपका ख्याल निकल है। गया ना, आपने कहीं साझा कर लिया, तो वो मन जो हल्का हो गया। अभी हल्का नहीं होना था, वो प्रेशर चाहिए था, लिखने के लिए प्रेशर चाहिए। तो इसलिए मतलब मैंने महसूस किया कि मैंने, आप मानेंगे, मैं 3 साल तक रुकी उस कहानी को लिखने के लिए। फिर 3 साल बाद एक बार मैं उसको भूल गई, बिल्कुल भूल गई, छोड़ दिया मैंने। करीब 3 साल के बाद हमने घर बदला था, और जब नए घर में आए, फिर चीजों को मैं व्यवस्थित कर रही थी, तो वो कहानी मुझे अधूरी लिखी हुई दोबारा मिल गई। और फिर मेरे दिमाग में उसने घुमड़ना शुरू किया, फिर उसका प्रेशर वापस बना, और फिर मैंने उसको पूरा किया। तो इस तरीके से मतलब मुझे ये लगता है कि इसलिए मैं अपनी चीजों को पहले नहीं, और कोई रीजन नहीं उसको खोलने का, कि मैं उस प्रेशर को बनाए रखना चाहती हूँ। तो अभी भी जो मैं उपन्यास लिख रही हूँ, क्योंकि जो मैंने पहला लिखा था उसमें तो चलो ये भी था कि एक विषय अनूठा था, कि कोई पहले बता दूंगी तो चीजें निकल जाएंगी। अभी भी जो मैं ले रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि उस विषय पर पहले काम हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरी नजर में मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मिला कुछ ऐसा। लेकिन मानवीय संवेदनाएं उसके साथ जुड़ी हैं, घटनाएं उस तरह से घटती हैं, और उनको लेकर के मतलब मेरा उपन्यास चल रहा है। हालांकि हम पूरे दिन नौकरी में होते हैं, देखिए सुबह 8 से रात के 8 बजे तक, सुबह घर से निकलते हैं 8 बजे, घर पहुंचते पहुंचते 8 बज जाते हैं। उसके बाद लिखने का समय नहीं होता, और उपन्यास आपसे एक समय मांगता है, तो बहुत धीमी गति से चलता है। मगर कोई बात नहीं, जो भी इसकी खुराक है मैं उसको पूरा करके ही लिखना चाहती हूँ। तो वो चल रहा है, वो एक अलग विषय पर, वो भी एक कहानी है, मैं उसके साथ न्याय कर पाऊँ, इसके लिए मैं उसको पूरा टाइम दे। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी तक आपने जितनी भी कहानियाँ लिखी या उपन्यास लिखे, आपका फ़ेवरेट कैरेक्टर कौन रहा? ये हालाँकि आपने वैसे सवाल पूछ दिया जैसे आप कोई माँ से पूछे आपका बच्चा प्रिय कौन सा है। ये मेरे मानस मानस पुत्र हैं, या पुत्रियां हैं, जो भी कहिए। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। लेकिन कई कैरेक्टर, जैसे एक कहानी है मेरी, गहरे तालाब की विरासत। उसमें मैंने एक ऐसी लड़की को, मतलब वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। वो मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो मैंने ऐसी लड़की दिखाई। आज का समय जो तुरंत प्यार करो, छोड़ दो, दूसरे से प्यार करो, तीसरे से प्यार करो, वो वाला युग है। उसमें मैंने एक ऐसी लड़की दिखाई जो कॉलेज के जमाने में अपने कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती है। बड़ी साधारण सी बात है, हर कोई करता है। और उसके पिताजी जो है, उस लड़के के पिताजी उसी कॉलेज में पढ़ाते हैं।
अब इनकी मोहब्बत का चर्चा जो है वो पूरे कॉलेज में फैला हुआ है, उनको भी पता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि कॉलेज में होता ही है, उनका नाम एक दूसरे का जुड़ा हुआ है और सब जानते हैं। उसके बाद वो लड़का जो है ना वो विदेश चला जाता है और विदेश में ही किसी लड़की से शादी करके वहीं की नागरिकता लेके बस जाता है। तो अब ये जो इनके पिताजी हैं, जिसको कि जो बड़े आदर्शवादी टीचर भी रहे, मतलब प्रोफेसर रहे, वो अब रिटायर हो गए, अकेले हो गए। तो ये लड़की कहीं ना कहीं उनको कहती है कि ये बड़े सिद्धांतवादी बनते थे और बहुत वो बनते थे, लेकिन देखो इन्होंने कौन सा रोक लिया, इनको क्या पता नहीं था कि हमारे कितने गहरे संबंध थे, और इन्होंने अपने बेटे को बाहर शादी करने दी। तो अब क्या होता है कि वो एक दिन उनकी एक कविता कहीं छपी पढ़ लेती है ये लड़की। तो वो उस गुरु जी की कविता जब पढ़ती है तो उसमें कहीं लिखा होता है कि तुझसे न्याय नहीं कर पाया कविता, मुझे क्षमा करना, जो लिखा जो कहा उसे जी नहीं पाया। तो उसे लगता है कि जैसे ये बात ना वो कविता से नहीं मुझसे कह, है ना। तो वो लड़की जो है वो अचानक उसके मन में लगता है कि मैंने क्या जिद बांध के रखी है, वो तो खुद बड़े पश्चाताप से घिरे हुए। तो वो उनके घर चली जाती है, पास में ही घर है उनका, घर भी पास था। तो घर चली जाती है और जब वो देखती है कि उनके जो पिता है वो तो बड़े बीमार है, तो इस बीमार हाल में वो डॉक्टर को दिखाने नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं, पैसा जितना था वो उन्होंने अपने बेटे पर खर्च कर दिया और बेटा विदेश जाके बस गया है और उस बेटे से वो पैसा नहीं लेना चाहते। तो उस वक्त वो लड़की जो है, जो कि उनकी कुछ भी नहीं है, उनके बेटे से उसका लगाव था और वो बेटा भी आज चला गया है और शादी कर ली उसने, इस लड़की ने शादी नहीं की, मगर वो बतौर अगर उसकी शादी हो गई होती और तब वो उनके पिताजी के साथ जिस तरह से देखभाल करती, वो उस तरह से डॉक्टर के पास लेके जाती है, दिखाती है। तो वो जो एक कैरेक्टर खड़ा हुआ, मुझे बड़ा प्यार हुआ उस लड़की से। मेरा ही बनाया हुआ कैरेक्टर है, लेकिन मुझे बहुत प्यार होता है। मुझे मालूम है कि ऐसा होता है, इसलिए मैंने ये प्रश्न भी रखा, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद अगर आपके 4 बेटे हैं ना, फिर भी सब बराबर हैं, सबसे आप प्यार करेंगे, लेकिन एक से प्यार मिलता है बहुत ज़्यादा है। आपने सबको किया, बराबर किया, लेकिन किसी एक से मिलता है, और कैरेक्टर के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है कि वो हमारे दिल के बहुत करीब सा हो जाता है। उनमें से आपने एक निकाल दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया, और बाकी आपकी जितनी भी बातें हैं, जितनी भी कहानियों का अभी तक हमने ज़िक्र किया, उनको सुनने के बाद में पढ़ने का बहुत इच्छा हो गया। अगर कोई पैराग्राफ आपके पास अभी उपलब्ध हो तो आप सुना सकते हैं क्या? और फिर उसके बाद हम, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं कुछ कमेंट्स लूँगी और फिर विदा भी लेंगे। मैंने आपका जो बहुत समय ले लिया है, लेकिन मन के जो इतने प्रश्न थे ना, वो अभी भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि खत्म हो गए, मेरे पास अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ है जो आपसे मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन करेंगे फिर। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ कि जो आपने मेरे कैरेक्टर्स पूछे ना, तो जो जीमेल एक्सप्रेस का जो मेन कैरेक्टर है, जो वो पुरुष वैश्या जिस पर वो कहानी लिखी गई है, वो भी कैरेक्टर मेरे दिल के बड़ा करीब रहा। और उसमें खास एक कैरेक्टर आता है जो एक डॉक्टर है, वो साइकोलॉजिकल डॉक्टर है, मनोवैज्ञानिक है वो। और वो जब बात करता है कि उसके साथ बचपन में ऐसा हुआ था कि जो उसकी केयर टेकर थी, वो लेडी ने उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज किया था उसको, और उस बात को वो किसी से कह नहीं पाया। तो जब मैं ये लिख रही थी ये वाला पीस, मतलब मैं रो पड़ी उस पीस को लिखते हुए, और मुझे इतनी संवेदना हुई उस पर्टिकुलर किरदार के साथ में, तो वो भी मेरे दिल के बड़े करीब हुआ। और अचानक मुझे महसूस हुआ, मुझे हैरानी हुई कि एक पुरुष वैश्या के ऊपर लिखते हुए मेरे मन में उस किरदार के प्रति घृणा नहीं होती, वितृष्णा नहीं होती, वो मेरे उससे निष्कासित नहीं होता, बल्कि मेरा मन उससे संवेदना, मैं उसको अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ, एंड आई मेक माई रीडर्स अंडरस्टैंड हिम। मैं चाहती हूँ कि वो उसे पढ़ें, वो जाने, उसकी तकलीफ को समझें। तो वो भी कैरेक्टर, और वो मुझसे ना बहस करता है। जब मैं उस कहानी को, उस उपन्यास को खत्म करने लगी थी, तो मतलब मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। तो मैं, मेरे से ना वो आके खड़े हो जाते थे, वो मेरे सामने किरदार, और वो मुझसे बात करते थे कि आप मुझे बताओ मेरा क्या कसूर है, हाँ, ये घटा मेरे साथ में। और मुझे लगता था वो सच कह रहे हैं, उनका क्या कसूर है, वो सारी सिचुएशन ऐसी थी, उसमें वो यही कर सकते थे। वो कहता है कि मुझसे 2000, मुझे 10,000 पे साइन कराते थे और 2,000 रुपए मुझे देते थे, और 2 महीने जब छुट्टियां होती थी स्कूल की, तो मुझे कोई नौकरी नहीं होती थी उस वक्त, मैं कैसे अपना घर चलाता, मैं क्या करता? मैं बरसाती में रहता था और मेरे पास किराया देने को पैसे नहीं थे, और जो मकान मालकिन थी वो मुझसे नाजायज रिश्ता बना रही थी, तो मैं क्या करता? तो क्या मैं आईएएस का एग्जाम देने के लिए, पढ़ने के लिए आया था? और आप हैरान होंगी
कि जब मैंने इस घटना को लिखा और इसके बाद मेरे पास इस उपन्यास के बाद ऐसे मैसेंजर में मैसेज आए जो मेरा फोन नहीं जानते थे, मुझसे परिचित नहीं थे, उन्होंने कहा ये घटना मेरे साथ घटी थी, आप तक कैसे पहुंची। तो वो चीज, खैर मैं बिल्कुल, खुद भी मैं बहुत समझ बहक सकती हूँ। गई। नहीं, 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 बहुत ही खूबसूरत सा ये एहसास है और वाक़ई जिस तरह से आपने ये बात कही ना कि आपको घृणा नहीं हुई, बल्कि वो संवेदनाएँ जागी। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि जिसमें इस बात को समझ पाना बहुत मुश्किल काम है, अगर उसको पढ़ा नहीं जाए, उसको जिया ना जाए। क्योंकि हम लोग एक बहुत ही सभ्य समाज में उठते-बैठते हैं, अपने आस-पास में भी। लेकिन अगर ईमानदारी की बात करें, तो इन्हीं सभ्य समाज में सब कुछ घटित हो रहा होता है और हमें पता भी होता है, लेकिन आँख बंद ऐसे करते हैं जैसे कि वो है ही नहीं। अब आँख बंद कर लिया तो दिन तो हो ही रहा है, रात तो हो ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आंख बंद करने से जैसे शेर नहीं आएगा ऐसा थोड़ी है, वो तो आ ही रहा है ना। आपको मैं सुनने आपको के बाद बताऊं, मुझे मंटू की याद आ गई कि हाँ, इस बात के बाद मुझे लगा कि अगर इन सच्चाइयों को उसी तरह से लोगों के सामने अगर शब्दों में ढाल करके प्रस्तुत किया जाए, तो समाज में तो भूचाल आना संभव मतलब लाज़मी बिल्कुल। ही है, वो आएगा ही आएगा। मुखौटे तो मैं सबके आपको ऊपर। बताऊं स्मिता, जब मैं मेरा ये उपन्यास आया नया नया ही, तो इसकी चर्चा तो हुई क्योंकि अलग विषय था, तो मेरे पास फिल्म बनाने के लिए बड़े ऑफर आए। उन्होंने चाहा कि भाई इस पर फिल्म बनाएं, तो जिसका भी आया, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उनके बारे में जैसे चेक किया, आजकल तो नेट की सुविधा है, पता लग जाता है, तो पीछे क्या बनाया है उन्होंने, कैसा दिखा है। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो इस पर कभी एक बार फिल्म बनेगी, ऐसा नहीं कि इस पर 4 लोग फिल्म बनाएंगे, कोई एक ही बनाएगा। तो मुझे सोच समझ के बड़ा सिलेक्टिव होकर के देना है कि मैं किसको दूँ। अब मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि इस कहानी को आप ना एक मतलब सेलेबल आइटम समझ करके बेचें। ये हुँ। सेलेब्स आइटम नहीं है, क्योंकि जब इस पे बनेगी कहानी तो बहुत संभव है कि वो इसको ना बिकाऊ माल बना करके और इसको इश्तेहार की तरह छाप देंगे, और दुनिया बिल्कुल। उम्र पर आएगी कि इसमें तो बहुत से दृश्य होंगे, बहुत कुछ होगा और ये बिक जाएगा। पर वो मुझे नहीं करना, तो मैंने उनको मना किया और मैं बैठी हूँ इंतजार में कि कोई सही व्यक्ति जब तक नहीं आएगा, नहीं मैं इसको खरीद बेच नहीं कर सकती, बेच। बिल्कुल। ये भी बात आपने बहुत सही की कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, इतने संवेदनशील हैं, जिसको कि अश्लीलता का जामा पहना करके उसकी संवेदनाओं को ख़त्म कर दिया जाता है, कि जिस तरह से वो सोचने का एक विचार भरने का कार्य कर सकते थे ना, उसका कहीं न कहीं स्वरूप ही मोड़ दिया जाता है। तो इसीलिए शायद कुछ बदलाव भी नहीं आ रहा है कि जिस आधुनिकता के दौर में लोगों की परिभाषाएँ बदल चुकी हैं। ऐसा मैंने भी महसूस किया और आज आप इस बात को कह रही हैं तो मुझे भी ध्यान आ रहा है कि वाक़ई हमें ही सोचना पड़ेगा और आप जिस तरह की हिम्मत कर रही हैं, सैल्यूट है आपको और मैं चाहूँगी कि आप एक पैराग्राफ तो उसका ज़रूर पढ़ कर के कुछ सुना दीजिए। जी। एक मैं आपको, जो मेरा नया उपन्यास है, आपने बात कही, तो चलिए मैं आपको उपन्यास के बारे में कुछ नहीं बता रही, उसका एक छोटा सा अंश आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जी, जी, जी। जी, आपको बिल्कुल। भूमिका बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगी कि मेरा किरदार क्या है, किसके बारे में बात कर रही हूँ। हालांकि थोड़ा सा चलिए जो भी है, मैं उसको मन मानव बनाया है। संवेदनाओं से परिपूर्ण है तो मुझे मालूम है वो छू जाएँगी हमें। बिल्कुल, सुनाइए। मैंने ये निकाल के ही रखा था क्योंकि आपने मुझसे ये बात कही थी कि मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाऊं, तो ये मेरे पास तैयार था, ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अक्सर देखती हूँ कि मैं खूबसूरत वादियों में हूँ, कभी हरे दरख्तों और फूलों की घाटियों में, तो कभी चांदी की झील और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच। कितना खूबसूरत मंजर होता है जिनके बीच खुद को देखती हूँ। सोचती हूँ धरती पर कोई ऐसी जगह तो जरूर ही होगी, वरना इनकी ऐसी जीवंत तस्वीर कैसे दिखाई देती। मगर फिर दृश्य स्थिर हो जाता है, बहती हवा ठहर जाती है, संगीत की ध्वनि थम जाती है, सब कुछ जमने लगता है, निष्प्राण हो जाता है। पेड़ों के हरे पत्ते मुरझा जाते हैं, झरझर कर गिरने लगते हैं, हवा की सरसराहट भयानक आवाज पैदा करने लगती है। खुशनुमा मंजर दहशत गर्द हो उठता है, और उस खौफनाक सन्नाटे में अपनी ही चीख सुनकर मैं जाग जाती। बदन देर तक थरथराता रहता है, फिर नींद आने का तो मतलब ही नहीं। रेल की पटरियों पर दौड़ने का एहसास दोनों जांघों को चीर डालता है। पटरियां चौड़ी होती जाती हैं और मेरी रफ्तार टूटने लगती है कि मैं अचानक औंधे मुंह गिर पड़ती हूँ और पटरियां आपस में जुड़कर मेरी जांघों के बीच फंस जाती हैं। मैं दर्द से चीख उठती हूँ। कैसा दिल दहला देने वाला एहसास है। चेतना लौटती है तो खुद को कहीं बियाबान में पाती हूँ। मेरे पेट पर वजन बंधा है, आसपास गंदगी है, कुछ दूर पर एक ट्रेन खड़ी है, मेरे आने की प्रतीक्षा में ठहरी है।
मैं उठना चाहती हूँ मगर पांव पटरियों के तालों से जुड़ गए हैं। मैं करवट बदलना चाहती हूँ तो भीतर कुछ जोर से गड़ता है। मेरे कपड़े पटरी के बीच फंस गए हैं। मेरे कपड़े पटरी के बीच फंस गए हैं। पीछे से ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही है। आवाज तेज हो रही है और एक झोंके के साथ विस्फोट हो जाता है। मेरे चिंदे चिंदे बिखर जाते उह, हैं। तो ये एक दृश्य है। आप वाकई समझ मतलब। सकते हैं किसके साथ हाँ। घटा हुआ होगा, कुछ तो अंदाज मिल ही जाता है। जी 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 जी। अंदाज। लेकिन वाकई इस तरह की कहानियों को, इस तरह के उपन्यास को पढ़ने के पहले ना जिगर बड़ा मजबूत करना होगा, और बहुत जरूरी भी। मैं इस बात को बहुत आवश्यक भी समझती हूँ कि पाठक वापस पुस्तकों की ओर लौटे, कि जब तक वो पढ़ेंगे नहीं ना, मन में वो संवेदनाएं नहीं आएंगी, और जब तक वो आएंगी नहीं, हम दूसरों को समझ नहीं सकते हैं। ये कैसा विचार है, वाकई एकदम झकझोर मुझे देने लगता है वाली। ना, जी। मुझे वही वही मुझे लगता है कि देखिए जो हम लिख रहे हैं ना, वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिख रहे हैं, उसका उद्देश्य होना चाहिए। इतनी घटनाएं घटती हैं, कभी ये सिलसिला खत्म ही नहीं होता। कभी उन्नाव में होता है, कभी दिल्ली में होता है, कभी महाराष्ट्र में होता है, कभी हैदराबाद में होता है। शर्म नहीं आती हम लोगों को? हमारे भीतर कुछ कसमसाता नहीं? तो कोई ऐसा दृश्य जो आपने नहीं देखा ना, मीडिया जो दिखाती है वो टीआरपी के हिसाब से दिखाती है। मुझे टीआरपी नहीं चाहिए। मुझे आपके भीतर जो संवेदना मर चुकी है ना, उसको जगाना है। आपके भीतर अगर वो आपकी रातों की नींद ही ना छीने, मैंने मेरी नींद छीनी ना उसको लिखते हुए, तो पढ़ने वाले की भी कम से कम 2 रातें तो जगनी चाहिए उनको। उनकी आत्मा को झकझोरना चाहिए। वो समझे कि क्या हो रहा है दुनिया में, कैसे हो रहा है, कब तक होता रहेगा, हमें नहीं चाहिए। उनको कंडेम करना होगा, उसको जुलूस निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन कहीं अपने भीतर खड़े होना होगा कि अगर मेरे आंखों के सामने ये निर्भया वाला जो केस हुआ था, उसको लेकर मैंने एक कहानी लिखी थी, याददाश्त वापस लौट रही है, गगनांचल में भी छपी है 2 एक अंक पहले। तो उसमें भी मैंने मतलब ये है कि हम जैसी औरतें, जैसे हम सोचते हैं, अरे मेरे सामने से गुजर रही थी एक गाड़ी, यादव लिखा था उसके ऊपर, और वो टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, और मैं अंदर गाड़ी चलाते हुए मैंने स्टीरियो ऑन किया हुआ था, मुझे उसकी चीखें सुनाई दी थी। वो लड़की वो औरत जो है वो मानसिक विक्षिप्त हो जाती है। क्यों नहीं मुझे सुनाई दी? क्या मेरी बेटी नहीं है? अगर मेरी बेटी के साथ, अब उसको ऐसा लगने लगता है, वो एक मानसिक रोगी बन जाती है। उसे लगने लगता है कि अब वो जो गुंडे हैं ना, वो घर आने वाले हैं, उसके घर में घुसेंगे और उसकी बेटी के साथ ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने उस बेटी को देखा था, अपने सामने गुजरते हुए उस बस को देखा था, लेकिन नोटिस नहीं किया। तो अब नोटिस करो। तब नहीं किया था ना तुमने, अब करो नोटिस। तो ये वाली जो बात है ना, हम कब तक बैठ करके ये टीवी पर ये देखते रहेंगे और उनकी टीआरपी बढ़ाते रहेंगे? नहीं, हमें इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, भागीदारी निभानी पड़ेगी हमको। अब जैसे मतलब बंदूक चलाने वाला ही बंदूक चलाएगा ना, तो मैं कलम चलाती हूँ। मेरे पास कलम बंदूक से कम नहीं है। उसकी धार को मैं इतना तीखा करना चाहती हूँ कि वो गर्दन उड़ा दे उस आदमी की जो इस तरह की सोच भी रखता है। तो धार बनानी पड़ेगी, हमें अपने अंदर भीतर मजबूत करना पड़ेगा, और रखना पड़ेगा कुछ ऐसे बिंब रखने पड़ेंगे कि जो आपको चीर के रखें। आप उस तकलीफ को समझो जो उस किसी लड़की ने महसूस किया। तो मेरे लिए जो है ना, अब एक समय था कि इसको मैं रुचि से शुरू किया था। उस जिस अलका की बात आपने की, उसने शुरू किया था तो शायद अपने आप को एक एक आउटलेट था, अपने आप को जाहिर करने का, अभिव्यक्त करने का एक रास्ता था। लेकिन आज वो मेरी जिम्मेदारी का माध्यम बन गया। जो काम मैं जो काम मैं बंदूक चला के नहीं कर सकती, मेरे हाथ में नहीं है पिस्टल। मैं सुरक्षा में काम करती रही, लेकिन मैं पिस्टल नहीं चला सकती थी, मगर मैं पेन चला सकती। और मैं ये बताना चाहती हूँ, वही मैंने मेरी कविता की पंक्ति है, मैं ये बता देना चाहती हूँ कि शब्दों की इबारत, कागज पर लिखे शब्दों की इबारत ताजमहल से बढ़कर खूबसूरत होती है। मुझे रचने की ताकत दे संग तराश। मैं मैं संतरा मुझे 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 जज्ब करे कलम, मैं तेरी रोशनाई होना चाहती क्या बात है, हूँ। तो क्या मैं बात। लिखना चाहती हूँ, मैं लिख के बताना, मेरे पास वही मेरा आउटलेट है। मैं उसके जरिए आना चाहती हूँ और जगाना चाहती हूँ उस इंसान को जो सो गया है। बहुत ही खूबसूरत विचार और बहुत ही आवश्यक विचार, और मुझे लगता है कि जिन भी हाथों में कलम है, उनकी ये जिम्मेदारी होती है। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि अगर एक साहित्यकार, यानी कि समाज के हित का यंत्र ही कह सकते हैं, साहित्य वो है यंत्र
तो अगर एक साहित्यकार समाज की दशा और दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता है, तो विश्वास मानिए कि कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये दायित्व सबको अपने अंदर जगाना भी होगा, महसूस करना होगा, उसके प्रति प्रतिबद्ध भी होना पड़ेगा, और तभी जाकर के कुछ परिवर्तन संभव है। और आज आपकी बातों को सुन करके, और जिस तरह से मैंने महसूस किया था आपके विषय में, जब मैंने पढ़ा था और जाना था, तभी मुझे लगा था कि ये इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनसे सभी को रूबरू होना चाहिए। तो आप सभी लोग जुड़ें, किताबों को पढ़ें, उनकी कहानियों से जुड़ें, और भी अगर कुछ जानना है तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैम आप भी कैसे ये पुस्तक प्राप्त हो सकती है, उसकी लिंक आप अवश्य दीजिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इतने के बाद अच्छा श्रोता, अच्छा पाठक वो पढ़े बिना उसको शांति नहीं मिलेगी। तो ये भी एक कर्तव्य है, एक दायित्व है कि वहाँ तक उसको पहुँचाया जाए। कुछ कमेंट्स हैं मैम, मैं ज़रूर उनको लेते हुए और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। रंजना वर्मा जी हैं, वो पूछ रही हैं कि क्या अमेज़न पे उपलब्ध हैं, और आपको बहुत-बहुत बधाई दे रही हैं हर बात के लिए। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी पुस्तकें एक से बढ़कर एक हैं। जब अपनी पुस्तकों का ज़िक्र हम लोग जब कर रहे थे तो उस समय था। नए कहानीकारों के लिए सुंदर संदेश कहानी का उद्देश्य होना चाहिए। जी हाँ, निश्चित रूप से। आदित्य देव त्यागी जी हैं, और वो कह रहे हैं कि अलका जी का सादर अभिवादन। बिजनौर के आरबीडी महिला महाविद्यालय में आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था, वो आपको बता दें। आपकी कहानियों में व्यावहारिकता का स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है, भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। और मुझे भी धन्यवाद कह रहे हैं वो, क्योंकि मैंने आपसे उनको मिलाया। जी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया उसके लिए। और बहुत सारी तारीफ़ें, मैं चाहूँगी कि आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। आदित्य देव त्यागी जी फिर से कह रहे हैं। जी, जी, जी मैम। मैं ऐसे देख रही थी, जो थोड़ा बहुत मुझे बीच में दिखा, एक परिचित मुझे दिखाई पड़ा, सत्या त्रिपाठी का। वो खुद बड़ी अच्छी कवयित्री हैं, मेरी मित्र हैं, और वो मुझसे जुड़ी हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा सुखद आश्चर्य हुआ। देखिए अभी भी सत्या त्रिपाठी जी का मैसेज मुझे आपके उस पर दिख रहा है, साहित्य में संवेदनाएं आवश्यक है। तो मैं बहुत ही उनका स्वागत करती हूँ कि वो मेरे साथ जुड़ी हैं। और एक नाम और मेरे नजर से एकदम से गुजरा था, जो सुनीता पाहुजा, ये मॉरिशस से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, और आप वहाँ की द्वितीय सचिव हैं संस्कृति और भाषा की। और कल ही हम एक कार्यक्रम में साथ भी थे, तो बहुत अच्छा लगा। वो खुद बड़ी संवेदनशील हैं, और बड़ी सुंदर कविताएं कल उन्होंने हमें सुनाई। आज मेरे साथ जुड़ी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इकट्ठा बैठे हुए हैं, फिर से मिलने को। धन्यवाद सुनीता जी। और आपने जिस दृश्य का चित्रण यहाँ पे किया ना, उसके बाद उनके कमेंट आए। और एक मैं बार-बार इनके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ, आपके जानने वालों में से ही होंगे। आदित्य देव त्यागी जी कहते हैं कि अलका जी के साथ ही मनु जी भी स्वर के साधक हैं। आप दोनों को सादर प्रणाम निवेदित है। जी। जी, उन्होंने मनु जी का भी नाम लिखा है, मैं देख रही हूँ। और मनु मेरे पति हैं, और मैंने पहले भी कहा कि मुझे बहुत सहयोग मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि एक एपिसोड आप दोनों के साथ में, अब तो मेरी इच्छा मैंने कहा ना कि प्रश्न मेरे खत्म नहीं हुए, समय बहुत तेजी से बीत रहा है। 1.5 घंटे से हम लोग बात कर रहे हैं, और विश्वास मानिए कि अभी आगे भी 1.5 घंटा करेंगे ना, तो भी ये मेरे अंदर वाले जो प्रश्न हैं वो नहीं समाप्त होंगे, क्योंकि आपका कार्यक्षेत्र बहुत ही बृहद है और बहुत काम किया है आपने, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए। लेकिन बिल्कुल, आपके सभी के लिए बहुत सारे कमेंट्स हैं, और धन्यवाद मित्र कहती हैं सुनीता पाहुजा जी आपको। तो मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बात करके। और अच्छा शब्द बहुत छोटा-सा है, मैं इसको व्यक्त नहीं कर पाऊँगी कि जिन संवेदनाओं को आज आपने झकझोरा है, मैं अंदर महसूस कर पा रही हूँ। तो शायद इसीलिए मेरे आवाज़ में आज थोड़ी-सी थरथराहट भी लोगों ने महसूस की होगी, कि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब इंसान अंदर तक हिल जाता है ना, तब ऐसा कुछ होता है। और कहानी वही सफल है जो या तो आपको हँसाए, गुदगुदाए, रुलाए, या इतना विचारशील बना दे कि आपकी कई रातें उड़ जाएँ। आप भी उस पे, या तो सभी के हाथ में कलम हो, वो सृजनशील हो, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मानव हृदय तो सभी में है ना, वो कहीं तो जाकर के संवेदनशील होगा, जागरूक होगा। तो वो आपकी कलम में वो ताकत है, वो धार है, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।
कि आपने उस हार मैं को हम तक पहुँचाया। तो स्मिता, मैं आपको आपको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज की जो पीढ़ी है वो अगर इस भाषा के साथ, इस जिम्मेदारी के साथ जुड़ती है। आपने बड़े अच्छे सवाल किए, बल्कि मैं अपने सभी देखने वालों को ये बताना चाहूंगी कि जब आपका सवाल फोन मेरे पास आया और आपने कहा कि मुझसे बात करना चाहती हैं, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था, मैंने आपसे कहा भी कि कई इंटरव्यूज हो गए, एक तरह से दोहराने वाली बात होगी और मुझे दोहराना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं बचना चाह रही थी। मगर आपने कहा कि अगर मैं अलग तरह से सवाल करूंगी तो आप अलग तरह से जवाब देंगी, तो मुझे ये बात आपकी अच्छी लगी और आपने सच में इसको सिद्ध किया कि आपने अलग तरह से सवाल किया है और आपने जो सवाल पूछे वो बड़े जरूरी सवाल थे और इन पर बात होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपने मुझे एक मंच दिया, लोगों से संवाद करने का जरिया दिया। आदित्य देव त्यागी जी का मैसेज आ रहा है कि बिजनौर में डॉक्टर सविता मिश्र विभागाध्यक्ष आरबीडी महिला कॉलेज बिजनौर को आमंत्रित कीजिएगा। बिल्कुल जी, आमंत्रित करेंगे, हाँ बिल्कुल आपको करना चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। रचनाकार हैं। हालांकि वो बहुत बचती हैं, पता नहीं, मैंने कई बार चाहा उन्हें अपने साथ जोड़ना ऑनलाइन चीजों से, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी रचनाकार है, उनको हमें जोड़ना चाहिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ एक अंतिम बात कि जब आप हम बात करते हैं या इस तरह का कोई एक मंच बनाते हैं, तो वो उसमें खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ जिम्मेदार लोगों को भरें, उनको बुलाएं, उनसे बात करें। तो क्या होगा कि अभी जो हो रहा है ना, एक खास करके जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जो चर्चा की जाती है, तो इन लोगों ने अपने गढ़ बना लिए हैं और उस गढ़ में उन्होंने कुछ खास लोगों को ऐसे रखा है कि भाई उनको ही आप उठाएंगे, उनको ही आप बिठाएंगे, मतलब वो रचना से ज्यादा रचनाकार को फोकस करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये गलत बात है। किसी भी रचनाकार की सभी कृतियां अच्छी नहीं हो सकती और सभी बिल्कुल। कृतियां खराब भी नहीं हो सकती। तो आपको रचना को ध्यान देना चाहिए, ना कि रचनाकार को। और जो चीज अगर अच्छी है और आप उस अच्छी चीज को अच्छा नहीं कहते या उसको सामने नहीं लाते, तो कहीं ना कहीं ये भी एक किस्म का भ्रष्टाचार हो जाता है, वो भी एक किस्म का भ्रष्टाचार है। तो हमें उससे बचना चाहिए और इतना दायित्व तो हमारे पाठकों का भी बनता है कि वो ईमानदारी से जरूर बताएं कि उन्हें क्या चीज अच्छी लगती है, फोटो की किसको दुनिया से बाहर निकलें और सृजनशीलता पे ध्यान दें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल सोशल मीडिया में कि मैंने देखा है कि ऐसे-ऐसे रचना पे तो नहीं, निश्चित रूप से वो फोटो पे लाइक्स जाते हैं, लेकिन लाइक और टीआरपी के बहुत ऊपर हूँ मैं, बिल्कुल भी इस भीड़ में नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ईमानदारी से अपना काम करो, तो आज नहीं कल लोग आपसे जुड़ेंगे और बिल्कुल। ये कार्य है मेरा। एक बहुत इम्पोर्टेंट सा मैसेज था, बहुत इम्पोर्टेंट सा नाम था, तो मैंने उसको फ्लैश कर रखा है और वो मनोज कुमार सिन्हा जी हैं। सफल और सार्थक कार्यक्रम के लिए स्मिता श्रीवास्तव जी को बहुत साधुवाद दे रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। और बस आपका आशीर्वाद भी मिल गया। मैं चाहूंगी कि एक बार आप दोनों लोग साथ में बैठेंगे तो हम बहुत सारी बातें करेंगे। हालांकि आज आपने काम बहुत करवाया, आज संडे बन गया आपका लेकिन तो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। अगर सर हैं तो आप बुलाइए 2 मिनट सबके साथ एक बार। वो इतनी बहुत जल्दी। इस कमरे से भी निकल गए, जल्दी से दूसरे कमरे में चले गए। ठीक है। बहुत ठीक है संतोषी है, मैम, लेकिन बहुत हम पहले से जी। तैयार सोच कर चलेंगे और उन्हें हाँ, जरूर बिल्कुल, बुलाएंगे। बिल्कुल। हम लोग कभी बैठेंगे और एक साथ से बात करेंगे लोगों तक। तो मुझे आज ही पता चला कि बहुत कुछ है। सर साधक हैं तो मेरे पास तो सभी का स्वागत है। तो नहीं, बहुत-बहुत वो शुक्रिया, बहुत बहुत-बहुत अच्छा है, धन्यवाद। बहुत अच्छा हाँ, गाते भी हैं, तो वही उनको तो किसी ने मुझे बुलाना। बताया, आपने तो मुझे बताया ही नहीं। तो ये बात बतानी चाहिए थी। लेकिन फिर खैर एक और कड़ी का हम लोग करेंगे इस बात के लिए। मैं अभी से सबको बता देती हूँ और आपको भी मैं बता रही हूँ, मैं पूछ नहीं रही हूँ आपसे, मुझे आपको करना ही है। नहीं, मैं अपने सभी देखने वालों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप लोग हमारी शक्ति हैं, क्योंकि आप किसी खेमे से नहीं जुड़े, इसलिए आप लोगों का हमारे साथ बने रहना बहुत बड़ी ताकत है। नहीं तो जैसे कहते हैं ना कि किसी एक लेखक की हत्या हो सकती है, अगर उस लेखक को बचाए रखना चाहते हैं जो जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है, जो टीआरपी के लिए नहीं बढ़ रहा, तो आप हुँ, लोगों को भी सक्रिय होना पड़ेगा और हमारे साथ खड़े रहना पड़ेगा। इस निश्चित। संदेश के साथ मैं भी कलमकार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्मिता, आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत बहुत जिम्मेदारी वाला काम कर रही बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, बस आशीर्वाद ऐसे ही रहे। और सभी को शुक्रिया, सभी को धन्यवाद और अपना-अपना ख़्याल रखिए, अपनों का भी ख़्याल रखिए। कुछ दिन और थोड़ा ध्यान रखिए। बस एक चीज़ और बताना था आप सभी दर्शकों को कि रात में 8 बजे जो काव्यधार का कार्यक्रम होता है, वो आज नहीं होगा, वो कल होगा शाम को 6 बजे। एक विशेष
उपलक्ष्य है और देखिएगा कुछ एक सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए कल शाम को तो जुड़े रहिएगा आप सभी लोग। नमस्कार, जय हिंद, जय